So good morning all of you. I hope you all are doing good. Good morning to all of you. तो चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, अभी बराबर 2-3 ही बचे, राइट। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, बोर्ड पे देखो। अनरियलाइज रेंट वर्सेस अरियर्स ऑफ रेंट वर्सेस व्हाट, अरियर्स ऑफ रेंट। अब अनरियलाइज रेंट क्या होता है ये तो सभी को पता है, ये हमने डिस्कशन क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, करेक्ट। यस, क्या होता है अनरियलाइज रेंट? ये वो रेंट है जो आपने कमा लिया है मतलब, लेकिन मिला नहीं है, बैड डेट्स हो गया है, करेक्ट। अक्रू हो गया है लेकिन आई हैव नॉट रिसीव्ड इट। व्हाई? बिकॉज सामने वाला देने को तैयार नहीं है, और कुछ नहीं, बैड डेट्स को बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। ओके, तो अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट है बताइए प्लीज ऑल ऑफ यू। रेंट रिसीव से आप माइनस करते हो, एक्चुअल रेंट से माइनस करते हो, सब्जेक्ट टू 4 कंडीशंस, करेक्ट और नॉट। तो अभी मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। अभी तुम कुछ लिखना मत बेटा, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। रेंट ऑफ ₹20,000 per month for 1 month is unrealized for the month of March 2026. ध्यान से सुनना। Therefore owner what? Reduce the unrealized rent ओनर ने अनरियलाइज रेंट रिड्यूस कर दिया फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्चुअल रेंट। ठीक है, इन विच ईयर, इन प्रीवियस ईयर 25-26। क्या बेटा, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया सुनो। सपोज इन फाइनेंशियल ईयर 2028-29, 2 साल बाद, ठीक है, 25-26 चला गया, 26-27 चला गया, 27-28 चला गया, 28-29 आ गया, 28-29 आ गया। अब क्या हो रहा है जरा देखो। सपोज 28-29 में अब क्या हो रहा है पता है। सपोज द ओनर रिकवर्ड द रेंट, रिकवर्ड द विच रेंट, अनरियलाइज रेंट। ठीक है, हो सकता है बेटा टेनेंट जो है उसका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ईमान जाग गया, जमीर जाग गया, करेक्ट है ना। हो सकता है इंसान का ईमान जाग जाए, जमीर जाग जाए, तो वो बेचारे को लगा कि नहीं मुझे पैसा दे देना चाहिए ओनर को, तो उसने आके पैसा दे दिया। तो कॉमन सेंस से बताइए, अब पैसा मिल गया तो टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर, 20,000 रुपए के ऊपर, बताइए। हाँ, क्योंकि पहले आपके एक्चुअल रेंट में से वो क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो आपने टैक्स नहीं भरा था, करेक्ट। हाँ, तो जब मिल जाएगा अनरियलाइज रेंट तो टैक्स भर दो, सरकार बोलती है सेक्शन 25 के अंदर। ओके, तो व्हेन अनरियलाइज रेंट इज व्हाट, रिकवर्ड, then it is what, taxable under income from हाउस प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट बोलती है सुनो, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट करूंगा मैं कॉमा डाल के, इससे पहले कुछ बोलना चाहता हूं। मुझे बताओ इन द मीनवाइल हो सकता है कि ये रिकवरी के पहले आपने घर बेच दिया। हाँ, फिर भी वो रेंट आपका हक है, बताइए। हाँ, क्योंकि वो उस पीरियड का है जब घर मेरा था, करेक्ट। सरकार बोलती है व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट इज रिकवर्ड देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेदर और नॉट, द अससी इज द, बोलो, इज द ओनर। अभी आज आप ओनर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप
जब आपका रेंट जब कमाए थे तब उस साल के लिए ओनर थे ना? हाँ थे। तो उसी साल का रेंट आज रिकवर हो रहा है ना? हाँ। टैक्स भरो चुपचाप। आज ये फालतू की बातें ना करो कि आज मैं ओनर थोड़ी हूं, तो आज का रेंट थोड़ी है ये। आज का रेंट है क्या ये? बताइए। तो तब का रेंट है ना जब आप मालिक थे। तो बीच में अगर घर बेच भी दोगे और उसके बाद में रियलाइज करोगे तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सर इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा? ओनली 30%। वॉट? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें से आपको क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा। अलाउ हो जाएगा। देखो अनरियलाइज रेंट का जब रिकवरी होगा तो ट्रीटमेंट अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। जब भी अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होगी, जब भी अनरियलाइज रेंट की क्या होगी? रिकवरी होगी, उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। उस समय पे आप ओनर हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड चीज, जब भी पैसा मिलेगा उसमें से 30% आप क्या कर दो? डिडक्शन ले। बाकी 70% आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। ठीक है, तो ये आपका अनरियलाइज रेंट है। अब इसके बाजू में एक और चीज है। क्या चीज है वो? हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कौन, किसने बोला बेटा? अवनी ने? ऐसा? हाँ। अनरियलाइज रेंट जब भी मिलेगा आपको टैक्स भरना है। जब मिलेगा तब आप घर के मालिक हो या नहीं हो, या घर पहले बेच दिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब भी मिलेगा आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार देगी, उसमें से बचे हुए बैलेंस पे आपको टैक्स भरना है। क्लियर? जब भी मिलेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 30% डिडक्शन लो, बैलेंस अमाउंट पे टैक्स। हाँ बोलो। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा? कॉमन सेंस लगा के बता मुझे। जब आपने इस साल टोटल रेंट लिया था, ठीक है, उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस किया था कि नहीं किया था? तो उस समय पे टैक्स भरा था उस अमाउंट पे। तो अब जब मिल रहा है तो भरना चाहिए। ये बात है। यस और नो? अच्छा, अगर उसी समय पे मिल जाता था तो एक्चुअल रेंट में लेते थे आप, तो तब 30% डिडक्शन मिलता कि नहीं मिलता? क्योंकि एक्चुअल रेंट जीएबी में जाता है ना पहले। तो अब जब मिल रहा है तो अब आपको 30% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका हक है ना वो तो। यस। आर यू क्लियर? इसलिए सरकार आपको डिडक्शन दे रही है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे एक और कॉन्सेप्ट है, उसका नाम क्या है? अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स क्या होता है सर? अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? सुनो, इसकी भी एक कहानी बनानी पड़ेगी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। बोर्ड पे देखो। मिस्टर ए है ओनर एंड मिस्टर बी है कौन? टेनेंट। बोथ हैव एन अग्रीमेंट, बोथ हैव, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है कि रेंट विल बी 5000 रुपीज पर मंथ। ओके बेटा? ठीक है। नाउ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ओनर सेज आई वॉन्ट ₹6000 पर मंथ। कितना? मेरे को 6000 रुपया पर मंथ चाहिए भाई। मतलब हर महीने का 1000 रुपया एक्स्ट्रा, साल का 12000 रुपया एक्स्ट्रा। टेनेंट बोला अपनी बात 5000 की हुई थी, मैं आपको क्यों दूं 6000 बराबर? ओनर बोल रहा है नहीं। टेनेंट बोल रहा है कि नहीं मैं भी नहीं दूंगा 1000 रुपया एक्स्ट्रा। ओनर बोल रहा है निकल जाओ। टेनेंट बोल रहा है मैं नहीं निकलूंगा। मैं क्यों निकलूं ऐसे? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। आर यू क्लियर? मैं क्यों निकलूं? नहीं निकलूंगा, जाओ। ओनर ने केस कर दिया, कहां पर? कोर्ट में। ओनर फाइल्ड अ, बोलो, केस इन द कोर्ट फॉर एक्स्ट्रा ₹12,000 रेंट पर एनम। बराबर बेटा? साल का 12000 रुपया एक्स्ट्रा रेंट चाहिए मुझे। टेनेंट बोलता है मैं नहीं दूंगा। ओनर बोलता है यार तुम समझो ना बात को, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, आपके आसपास में देखो। ओनर क्या, ओनर का कहना क्या, आपके आसपास में देखो, मेरे जैसा घर 7-8 हजार रुपए के नीचे मिलता नहीं है। मैं तो आपको 1000 रुपये ही बढ़ाने बोल रहा हूँ। उस समय पे मैंने 5000 रुपये में दे दिया, मेरी गलती थी। ठीक है। टेनेंट बोलता है गलती थी तो थी, मैं क्या करूं? अब मैं नहीं दूंगा आपको एक्स्ट्रा पैसा, तुम केस करो। मैं निकलूंगा भी नहीं 3 साल तक। केस चला गया कोर्ट में।
कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू टेनेंट टू पे व्हाट, टू पे 12,000 रुपीज, ठीक है, पर एनम। अब पे करना पड़ेगा टेनेंट को मुझे, बोलिए। तो इसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। क्या रेंट है ये, बोलो। डिस्प्यूटेड रेंट है ये। जो डिस्प्यूटेड रेंट होता है, डिस्प्यूट की वजह से आपको मिल नहीं पाता है। किसके वजह से, डिस्प्यूट की वजह से मिल नहीं पाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है अरियर्स ऑफ रेंट। अब अरियर्स मिला आपको, बताइए। अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड किसके वजह से मिला, कोर्ट की मेहरबानी से। विल बी टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ व्हाट, रिसीट। जब आपको मिला तब टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब इसमें से भी आपको सरकार क्या देगी, बोलो। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। और यहां पर भी हो सकता है केस लड़ते 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 10 साल हो गए, बोलो। तब तक आप किराएदार भी नहीं है, वो मालिक भी नहीं है, उसने भी घर बेच दिया, आप भी छोड़ के चले गए, बोलिए। अब 10 साल बाद कोर्ट का तो आपको पता ही है हमारे देश में। यस, कोर्ट कचहरी का मामला तो पता ही है कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, डिकेट। बेटा आवाज बंद रखो अपनी। तो 10 साल बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो 10 साल पहले का आपका अरियर्स बचा हुआ है, दे दो, ठीक है। ये टैक्सेबल होगा, वेदर और नॉट, सेम लेफ्ट हैंड साइड जैसा, वेदर और नॉट एसएससी इज, बोलो, इज ओनर। आप ओनर हो तो भी टैक्सेबल है, नहीं हो तो भी टैक्सेबल है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है। अनरियलाइज मतलब वो रेंट जो पहले बैड डेट्स हो चुका है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिस्प्यूट नहीं है उस पर, वो तो उसको देना था मुझे लेकिन नहीं दिया उसने। और अनरियलाइज रेंट में डिबेट चल रहा है, दोनों का डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। जब भी पैसा मिलेगा तब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लो, बाकी पे टैक्स भर दो, ठीक है। जब पैसा मिलेगा तब आप मालिक हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट ये सब लोग लिख लो प्लीज, ऐसा ही लिखना ताकि मैं एक साथ स्क्रॉल कर सकूं, ठीक है। प्लीज नोटबुक ओपन करो, लिखो। थोड़ा साइज बढ़ा दूं, चलो इतना ही रखता हूं मैं, नॉर्मल साइज, ठीक है। हो जाएगा तो बोलना, स्क्रॉल कर दूं।
थोड़ा सा हट जाता हूँ। नहीं, करंट ईयर में उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है ना, वो रेंट में लेंगे ही नहीं आप उसको। ठीक है, कि वो पता ही नहीं है ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट, इसलिए वो जब मिलेगा तब उसको टैक्स भर दो उसके ऊपर। ठीक है, तो करंट ईयर में आप ले ही नहीं रहे हो, उसका मतलब माइनस ही कर रहे हो ना बेटा, बराबर ना। अगर देखो देखो देखो, अनरियलाइज, हाँ रुको एक, मेरे को बोल, अरे मेरे को, अनरियलाइज रेंट को पहले आप लेते हो फिर माइनस करते हो, बराबर। भाई अनरियलाइज रेंट जब आप करंट ईयर में माइनस करते हो तो पहले एक्चुअल रेंट में इंक्लूड होता है ना वो, फिर माइनस करते हो, बराबर। अरियर्स ऑफ रेंट को लोगे ही नहीं तो भी बात वही हो गई ना, ऐड करके माइनस करना या इग्नोर कर देना, बात वही हो गई ना। भाई 10 - 10 या कुछ भी नहीं, बात तो एक ही है ना। ट्रीटमेंट, अरियर्स ऑफ रेंट को हम क्यों नहीं ले रहे एक्चुअल रेंट में, क्योंकि अभी अपने को श्योर नहीं है वो पैसा हमने, बोलो, सही में कमाया है कि नहीं कमाया। वो कोर्ट बताएगी, जब बताएगी तब भर देना टैक्स। अनरियलाइज रेंट तो हमारा हक है, वो तो सामने वाला नहीं दे रहा है हमें। करेक्ट, और चौथे पॉइंट तक कर दूं, इतना ठीक है। दिखाई दूं, एक सेकंड, इधर उधर जाता नहीं है। नहीं उमेश, जब पैसा मिलेगा तभी टैक्स देना है, अलग से कुछ नहीं। अब कंफर्मेशन मिल गई है तो पैसा भी तो मिल ही जाएगा ना। करेक्ट उमेश, जब भी कंफर्मेशन मिलेगा तब टैक्स भर दो, क्योंकि कंफर्मेशन अगर कोर्ट ने दे दिया है तो कोर्ट का पालन करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो। नहीं चलेगा, उधर आप चोरी कर सकते हो। क्या चोरी करोगे, आप कैश में ले लोगे और बोलोगे सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, बराबर। यस और नो,
लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई चोरी वाला मामला नहीं है, जेन्युइन मामला है, मामला कोर्ट में चल रहा है। आर यू क्लियर? अगर अनरियलाइज रेंट को भी सरकार क्या बोल देगी, आप एक्चुअल रेंट में मत लो, करेक्ट? तो हर कोई क्या करेगा, रेंट पे जगह तो देगा आपको, रेंट भी लेगा कैश में, और क्या बोलना चालू कर देगा, बोलो, और बोलो, और फिर बोलेगा एक्चुअल रेंट में क्या लेने की जरूरत है, करेक्ट? इसके लिए सरकार ने बोली पहले एक्चुअल रेंट में लो, फिर माइनस करने के लिए कंडीशन दी है। यस, आपको कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे, तब माइनस कर सकते हो। समझ आ रहा है तुमको? दोनों में डिफरेंस है, ट्रीटमेंट सेम है लेकिन चीज अलग है। राइट हैंड साइड में कोई चोरी नहीं चल रही है, कोर्ट में चला गया मामला। आप आर यू क्लियर? लिख लिया सबने? हाँ, आपको ट्रीटमेंट याद रखना है, जाने दो, छोड़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ट्रीटमेंट क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है? जब भी पैसा आएगा टैक्स भर दो चुपचाप। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपकी किताब में, उसको हम लोग ओरली कर लेंगे, कुछ लिखने जैसा नहीं है उसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ लो और मेरे को इसका आंसर निकाल दो, कुछ है नहीं खास इसके अंदर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ यू प्लीज। पढ़ लिया? बोलो। मैं पढ़ता हूं। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी। उसने अपना घर बेच दिया मार्च 2025 में, और बेचने के बाद उसने 10,000 रुपया रेंट रिकवर किया। किससे? गौरव से, जिसको उसने अपना घर लेट आउट किया था 2 साल के लिए। He could not realize 2 months rent of 20,000 rupees from him, and to that extent his actual rent was reduced. जब वो इनकम कंप्यूट कर रहा था तब एक्चुअल रेंट से माइनस कर दिया। ईश्वर डोंट टॉक प्लीज। While computing income from house property for AY 21-22. Further, he has let out his property from April to February 25 to Mr. Satish. In April, he has increased the rent from 12,000 to 15,000, and the same was subject matter of what? बोलिए, डिस्प्यूट हो गया, सतीश ने उसके ऊपर केस कर दिया। In September 25, the matter was settled, and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent. तो कोर्ट ने बोला 69,000 रुपीज पे करो, ओके? किसको बोला? सतीश जी को बोला आनंद जी को पे करो, टेनेंट को बोला लैंडलॉर्ड को पे करो। तो आपको पहले पैराग्राफ में क्या मिला? ये 10,000 रुपए का अनरियलाइज रेंट मिला, प्लस दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या मिला? 69,000 का अरियर्स ऑफ रेंट, जो भी है आपका 79,000 रुपीज पे आपको क्या मिल जाएगा, बोलो? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर कितना आता है, बैलेंस अमाउंट पे टैक्स भर दो। कितना आता है देखो, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद 55,300 पे आपको टैक्स भरना है। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। जो भी आएगा रेंट आपका अनरियलाइज या अरियर्स, उसके ऊपर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, बस इतना। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमेशा, कि ये तब भी टैक्सेबल होगा जब आप इस प्रॉपर्टी के अब ओनर, बोलिए, नहीं हो, तब भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, 13 तक हमारा हो चुका है, 14 भी हो गया, करेक्ट? अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग आज, 15 और 16 करेंगे, ठीक है? और फिर बाद में एंड में कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट और है जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था,
ये पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में वो 2-3 कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, वो थियरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, मिसेस रोहिणी अ सिटीजन ऑफ यूएसए। आप लोग पढ़ना चाहते हो एक बार क्वेश्चन? एक बार आप लोग अपने एंड पे क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? या आंसर निकालना चाहते हो अपने एंड पे? चलो अपने एंड पे एक बार आंसर निकालो तुम, रफ में करना, फेयर में मैं करूंगा, ठीक है? रफ में करना आंसर, फेयर में नहीं करना। फेयर में मैं पढ़ूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर लिखना तुम। डन? अरे डन हो गया सबका?
करो करो आराम से। चलो मैं पढ़ रहा हूं अभी। मिसेस रोहिणी, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। का मतलब क्या हुआ? अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो क्या करना होता है लाइफ में? कहां के इनकम पे टैक्स देना जरूरी है? इंडिया और बाहर सब जगह की, करेक्ट? बोलिए ना, सब जगह टैक्स देना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजलिस यूएसए विच वॉज यूज्ड एज हर रेजिडेंस। तो इसको क्या मान के चलूं? एक एसओपी हो गया। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 20,000, वैल्यू ऑफ $1 मे बी टेकन एज 75। छोड़ो यार, ये सब बातें मत करो, ये एसओपी है। ओके, he took ownership and flat of a possession of a flat in Chennai on 1/7/2025 which was used for self occupation while she is in India। ये कैसे यूज कर रही है वो? ये भी एसओपी की तरह यूज कर रही है। करेक्ट, दो घर तो एसओपी दिखा ही सकते हो ना आप, करेक्ट और नॉट? अब इस घर के लिए उसने क्या लिया है? बोलो। लोन लिया है, ठीक है ना? लिया है ना लोन? स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया है जून 2023 में। ये सब चीज का कोई महत्व नहीं है, ये सब चीज का कोई वैल्यू नहीं है एसओपी में, करेक्ट? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये सब एलओपी में काम आता है। अब उसने लोन कितना लिया, इंटरेस्ट कितना लिया, वो बात करते हैं, ठीक है? ये प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट है। प्रायर पीरियड मतलब रिकंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ही है। तो इसको क्या करोगे? डिवाइड बाय 5, करेक्ट? और ये दोनों करंट ईयर का इंटरेस्ट है, करेक्ट बेटा? ये डिवाइड बाय 5 करके कितना आता है? ये 9840 और ये दोनों का टोटल 182,100, दोनों मिला के 19 बराबर है। हाँ, तो ये इसको एसओपी का डिडक्शन मिल जाएगा चेन्नई वाली प्रॉपर्टी के लिए। बोलो ना, दिख रहा है? आर यू क्लियर? और लॉस एंजलिस वाली प्रॉपर्टी जीरो, नील। आर यू क्लियर? और नीचे उसको कुछ अरियर्स ऑफ रेंट मिला है, बराबर? इसका क्या करेंगे? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर 42,000 पे टैक्स भरवा दोगे। आर यू क्लियर? तो आया सबको ये आंसर? बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? अब एंड में एक पूछा है आंसर, वुड योर आंसर चेंज इफ शी पेज टैक्स अंडर?
डिफॉल्ट रेजिम, अगर डिफॉल्ट रेजिम में जा रही है, डिफॉल्ट रेजिम मतलब कौन सी रेजिम, न्यू वाली रेजिम में जाएगी तो क्या टैक्स बदलेगा, कैसे क्या बदलेगा कुछ बताइए। ये डिडक्शन नहीं मिल सकता है फिर आपको, करेक्ट। एसओपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा 191 940 का, फिर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 42,000 पॉजिटिव इनकम। 42,000 पॉजिटिव इनकम पे आपको टैक्स भरना है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, पार्ट 2 का आंसर देखो, 42,000 आपको बस लिख देना है, ठीक है, आपको सम नहीं करना है वापस। हमने सम कर दिया एक बार ओल्ड रेजिम के हिसाब से, न्यू रेजिम के हिसाब से, वापस से नहीं करने का कभी भी, डबल टाइम वेस्ट मत करो अननेसेसरली। तो ये लिखूं मैं क्वेश्चन के, हाँ अरे मैं लिख के करूँ, कर, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मार्क करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे मतलब बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी सबसे आखिरी क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक गलती की है, इंस्टीट्यूट की गलती है, मेरी नहीं है ये, आप जाकर आईसीआई के मटेरियल में चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं गलती आपको बता दूंगा, अब मैं भी मजबूरी में वैसे ही कर रहा हूँ, एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आता है तो ये गलती के साथ करना, क्योंकि वो गलती के साथ अगर सही भी करने जाते हो तो इंस्टीट्यूट रॉन्ग दे देता है, ठीक है। अब वो क्या गलती है वो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता हूं, तुम लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो भाई ये अरुण एंड बिमल आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर, ठीक है, दोनों भाई क्या है, को ओनर है और इक्वल शेयर है दोनों का। इक्वल शेयर मतलब 50-50% के ओनर है दोनों। आर यू क्लियर? अब द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 98-99 में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई थी, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, ये अभी की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। प्रॉपर्टी में कितने यूनिट्स है, एक प्रॉपर्टी में कितने कमरे हैं, बोलो ना। 8 कमरे हैं, ठीक है, 8 फ्लैट्स है, ऐसा सोचो, ठीक है, एक प्रॉपर्टी उसमें 8 कमरे। एंड इज सिचुएटेड एट कोचिन, चलो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है किधर सिचुएटेड है। तो अब तक क्या समझे हम इस पैराग्राफ से, दो भाई है, को ओनर है, इक्वल शेयर है, 98-99 में प्रॉपर्टी खरीदी थी उनने, और उसकी प्रॉपर्टी के अंदर 8 अलग 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 कमरे हैं, ठीक है, 8 यूनिट्स है उसके अंदर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेजिडेंस, ठीक है। तो 8 में से दोनों को ओनर ने एक एक यूनिट क्या पर्पस के लिए ले लिया, बोलिए, रहने के लिए। बच गए कितने, 6 बच गए, जिसमें से अरुण के 3 होंगे, विमल के 3 होंगे, करेक्ट। हाँ, एंड द बैलेंस 6 यूनिट्स वर व्हाट, लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? हाँ, तो टोटल कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। दोनों भाई क्या कर रहे हैं, एक एक में रह रहे हैं, बाकी 3-3 दोनों भाई लेट आउट कर रहे हैं। आर यू क्लियर? हाँ, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 9 लाख। ये किसकी वैल्यू है, पूरे 8 यूनिट की वैल्यू है 9 लाख रुपए। आर यू क्लियर? म्युनिसिपल टैक्सेस आर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, वो बाद में आप निकाल लेना। उसके बाद आपने रिपेयर्स का खर्चा किया, इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये फालतू बातें नहीं करने का। यस, आर यू क्लियर और नॉट? रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब डिडक्शन नहीं मिलता है आपको हाउस प्रॉपर्टी में, क्लियर। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब आ गया, करेक्ट। हाँ, आपने घर के लिए लोन लिया है, दैट इज ओके। इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कितना है, 3 लाख रुपए। आर यू क्लियर? तो यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन्ड व्हाट, वेकेंट। एक यूनिट वेकेंट है, ओके। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक यूनिट वेकेंट है, चलो ठीक है। Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. अरुण चेन्नई गया था कुछ काम से, तो 6 महीने तक वो अपने घर में नहीं रह पाया। आर यू क्लियर? तो खाली पड़ा था उसका घर, इट्स ओके। दोनों की कुछ अदर इनकम्स भी दिए क्वेश्चन ने, कि अरुण 2,90,000 रुपए कुछ और भी कमाता है, और बिमल भी 1,80,000 रुपए कुछ और कमाता है। आर यू क्लियर? अपने को क्या निकालना है, इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
और उनकी क्या करना है, टोटल इनकम भी निकालना है। क्या निकालना है? टोटल इनकम कुछ नहीं, टोटल इनकम में बस ये ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगी। करेक्ट। Assuming that he exercises the option of shifting out of the default regime under 115 BSc, मतलब आपको कौन सा रेजिम फॉलो करना है? ओल्ड रेजिम फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी सम को हम लोग करेंगे। जरा रुको रुको रुको, इधर देखो बेटा, ये एक बिल्डिंग है, उसमें 8 कमरे हैं, 4 अरुण के, 4 एक एक दोनों के एसओपी और 3 तीनों के एलओपी। आर यू क्लियर? पूरे घर की वैल्यू 9 लाख रुपया है म्युनिसिपालिटी के हिसाब से। आर यू क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो मेरे को बताना, वो जो रेंट कमाते हो लोग कितना कमाते? रेंट कितना है उनका? इट इज पर यूनिट है 12,000 रुपीज पर मंथ। किसके लिए है? पर यूनिट। बराबर बेटा? तो दोनों भाई को 36,000 रुपीज का रेंट आता होगा पर मंथ। बोलो, ये दोनों के पास 3 यूनिट है। आर यू क्लियर? चलो सम शुरू करते हैं, बाद में देखेंगे क्या गड़बड़ कर दिया इंस्टीट्यूट ने इसमें यार, और रेक्टिफाई भी नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई भगवान की किताब नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या कंप्यूट कर रहे हो अभी आप? टोटल इनकम। बराबर? अब सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकाल रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी में दूसरी इनकम भी ऐड करके टोटल निकालोगे। मैं दोनों भाई के लिए ना 2 कॉलम बना देता हूं, मेरे को ना जबरदस्ती 2-2 बार नहीं करना है सम। अरुण, बिमल, ठीक है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितने किस्म की प्रॉपर्टी है इनके पास, दोनों भाइयों के पास? एक एसओपी, एक एलओपी। पहले मैं एसओपी कर रहा हूं। एसओपी कितना पोर्शन है? एसओपी प्रॉपर्टी कितना परसेंटेज है टोटल प्रॉपर्टी का दोनों भाई के लिए? 25%। करेक्ट बेटा? ये क्लियर है सबको? दोनों भाई के पास 4-4 यूनिट है, आइडेंटिकल है, 25%। 1 यूनिट एसओपी, 3 यूनिट एलओपी। क्लियर? एसओपी में शुरुआत किससे करोगे आप? दैट्स इट, एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, सबर करना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, एक सेकंड, वो कोई ज्वाइन कर रहा हो, ज्वाइन नहीं हो रही बेचारी, मेरे को मैसेज किया। तमन्ना हो गई ज्वाइन? टाइम पे क्यों नहीं आती मेरी माँ तू? कब से ज्वाइन कर रही है तू? अरे बाप रे, अरे तुम लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं देखते हो क्या लेक्चर के बीच में? अच्छी बात है, नहीं देखते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम में से कोई नहीं देखा, सॉरी यार बेटा। मतलब मैं देखता हूँ व्हाट्सएप, कम से कम तुमको पढ़ाते पढ़ाते। इधर देखो प्लीज, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बेटा? लोन कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम लोग तमन्ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, डोंट वरी। ठीक है, ऐसा कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हाँ, कितना इंटरेस्ट बोलो? 3 लाख है, 3 लाख इंटरेस्ट है। ये किसके लिए है? पूरे घर के लिए ना ये। घर में कितने पार्ट है? 8 यूनिट है। ठीक है, तो 3 लाख तो 8 यूनिट का हुआ ना, तो फिर एक भाई का कितना होगा? 3 लाख इंटू 1/8, तो एक यूनिट का मिल जाएगा फिर। बराबर? ठीक है ना? तो कितना आता है बताओ?
37,500 फॉर व्हाट? बोथ अरुण एंड बोलो विमल। बट रुक जाओ, ये लोन कब लिया है आपने? क्वेश्चन पढ़ना, रुक जाना, लिखना मत। 1/4/1999 के पहले की बात है ये। तो 1/4/1999 के पहले की बात होगी तो कितना डिडक्शन मिलता है बताओ लोन का? भले कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो भी 30,000 ही मिलेगा। आर यू क्लियर? हाँ दे, बट रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2 वॉट 30,000 दोनों के कॉलम में लिख दो। 30,000 से ज्यादा नहीं देने वाले हम। ठीक है, 1 साल से आप पीछे रह गए। ठीक है, ये तो सिंपल पार्ट था, इसमें तो ऐसा कोई मिस्टेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या डेटा दिया है उन्होंने अपने को? नहीं नहीं, इन्होंने अपने को क्या क्या डेटा दिया है? म्युनिसिपल वैल्यू दिया है जीएवी निकालने के लिए, फेयर रेंट दिया है? फेयर रेंट नहीं है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड रेंट दिया है? वो भी नहीं है। सिर्फ 2 ही डेटा है। कौन सा 2 डेटा? म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी हायर है वो ले लो, और क्या। ठीक है, आर यू क्लियर? हाँ अभी रुक जाओ, बाकी सब डेटा क्वेश्चन में है नहीं। अभी मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ ही करो प्लीज। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, यहां पर लिख दो नोट। क्या लिखो? नोट लिख दो। ठीक है, अपन नोट के अंदर इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों का आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। अभी अपन सॉल्व करेंगे लेट आउट को अलग से। अंदर भी करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें हम लोग फिर सब ऐड कर देंगे बाद में। क्या? अदर इनकम ऐड कर देंगे। बराबर बेटा? जो क्वेश्चन में दिए 2,90,000 और 1,80,000। ठीक है, तो अपने को टोटल इनकम आ जाएगी। अभी अपना मेन काम बचा हुआ है लेट आउट की इनकम निकालना, ये वाला पार्ट। ठीक है, 1,80,000 है सर, 181 लिख दिया गलती से। लिख देता हूँ मैं। ठीक, ठीक है, अब सुनो, नोट बना रहा हूं मैं नीचे लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना। अभी यहां मैं लिख देता हूं लेट आउट पोर्शन। कितना है लेट आउट पोर्शन? 75% लेट आउट कर रहे हो आप। 10 में से 6 यूनिट लेट आउट हो रही है, 4 में से 3 यूनिट लेट आउट हो रही है, दोनों भाइयों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा म्युनिसिपल वैल्यू। क्या लिखूंगा? मुझे जीएवी निकालना है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी लूंगा मैं? 75% ऑफ 3 लाख, करेक्ट? 3 लाख का, सॉरी 9 लाख का 75%। म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख है, उसका 75% कितना आता है? 6,75,000। 9 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख है। ठीक है, उसको डायरेक्टली कंपेयर करूंगा किससे? एक्चुअल रेंट से। ठीक है, अब सुनो, यहां पर बहुत ध्यान देना, यहीं पर गड़बड़ किया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है,
एक्चुअल रेंट कितना है पर मंथ, वो तो सबको याद होगा, 12,000 रुपए, करेक्ट। तो अब रुक जाओ, लिखना मत कुछ भी, मेरे को लिखने दो। 12,000 रुपया पर मंथ इंटू 12,000 रुपया पर मंथ इंटू, कुछ भी लिखना मत, गड़बड़ कर दोगे। कि दोनों भाइयों का इकट्ठा कर रहा हूं, बाद में मैं 50-50 कर दूंगा, ठीक है। 12,000 रुपया पर मंथ, ये भी तो दोनों भाइयों का लिए मिला के है ना 675, बोलिए ना प्लीज, है ना, 75% दोनों भाई का मिला के है ना। यस बेटा। तो 12,000 रुपया पर मंथ इंटू कितने यूनिट है लेट आउट के, 6 यूनिट है दोनों भाई के मिला के, माइनस, ध्यान से सुनना, रुक जाना, उसमें से 1 यूनिट 4 महीने के लिए देखो आपने एम्प्टी छोड़ दिया था, देखो रिमेन वेकेंट दिख रहा है, तो उसका तो रेंट नहीं मिला होगा आपको, बराबर, बोलो ना प्लीज। हाँ, तो वो रेंट मैं माइनस कर रहा हूं, 12,000 इंटू 1 यूनिट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर, बोलो ना, फॉर 4 मंथ्स, और ये ऊपर वाला था कितने महीने के लिए, बोलो 12 महीने के लिए, ठीक है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो जरा, 12,000 रुपया मेरा 1 यूनिट का रेंट है, टोटल 8 यूनिट है, 8 में से 2 तो एसओपी में चले गए, छोड़ दो, बच गए 6। 6 यूनिट का मेरा महीने का 72,000 रुपीज रेंट आएगा दोनों भाई को मिला के, करेक्ट। ऐसे 12 महीने तक रेंट आएगा, बराबर। उसमें से 1 महीने का रेंट, एक यूनिट का रेंट 4 महीने के लिए क्या है, वेकेंट है, तो नहीं आया, ठीक है। तो जरा कैलकुलेट करो कितना आता है आंसर, कितना, 8,16,000, ठीक है। मेरे को सम कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं बताता हूं ये सॉल्यूशंस में क्या मिस्टेक किया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जाकर सेम आंसर मैच कर लेना, आखिरी क्वेश्चन होगा उनकी किताब में भी। हाँ, ये बताओ अब जीएवी कितना आएगा, विच एवर इज हायर, कितना आया जीएवी, बोलो। 8,16,000, ठीक है। आइए लिख लो पहले यहां तक। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सबर कर। यहां तक लिख के हो गया तो बताओ, हो गया यहां तक, ठीक है। अब जीएवी आ गया, आपको इसमें से क्या करना है, बस आगे फॉर्मेलिटी करना है, लेस व्हाट, म्युनिसिपल टैक्स पेड। हाँ, अब म्युनिसिपल टैक्स कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं, 12%, 20% है, 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, करेक्ट। हाँ, लेकिन यहां पे भी गड़बड़ नहीं करना, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 9 लाख है, करेक्ट। उसका 20% म्युनिसिपल टैक्स, करेक्ट। लेकिन एलओपी तो सिर्फ 75% ही है ना, आर यू क्लियर। हाँ, तो वो गड़बड़ नहीं करना, पूरा मत ले लेना, 75% ही लोगे आप। बताओ कितना आता है, 1,35,000 आपका हो गया म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। ये आपका एनएवी हो गया, 6,81,000। अब इसमें से क्या निकालोगे आप, डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 24 पार्ट ए में क्या आएगा। हाँ, तो ये लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। टू लाख, ठीक है। भी आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, मेरे साथ। कितना आया ये, बी में इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल इंटरेस्ट कितना है बेटा, अब ये क्या हो गया। हाँ, अब सबर करना, 3 लाख टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है। उसमें से एसओपी में कितना चला गया, 25%, और एलओपी में 75%, बराबर। हाँ, तो 3 लाख का 75% एलओपी में चला गया, तो ये कितना हो गया, 2,25,000 यहां पर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये कितना आ गया फाइनल आंसर,
251 700 बराबर, कंफर्म कर लो एक बार, टोटल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मेरे हिसाब से, तो मिस्टेक होगी तो बता देना कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ अब शेयर ऑफ ईच को ओनर कितना होगा, 50% है बराबर, इसको आधा करो ऊपर के डब्बे में डालो। ठीक है, $1,25,000 लिख लो फिर, 125,850 करेक्ट। अभी रुक जाओ, टोटल वोटल बाद में मार लेना, फॉर्मेलिटी का काम है। ठीक है, अभी यहाँ पर भयंकर मिस्टेक है आईसीआई के सोल्यूशन में। आप जाके आईसीआई मटेरियल के अंदर एकदम हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट पेज देख लेना, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा उधर। ठीक है, सेम नाम है अरुण और बिमल, लास्ट क्वेश्चन उनके मटेरियल में। अब देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, पहली मिस्टेक, इन लोग क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने सम कैसे सॉल्व किया, यहां पर जब एलओपी निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मिस्टेक्स भी तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो टीचर बोल रहा है वो जरूरी थोड़ी है सुन के चले जाओ, सुनो क्या गलती है यहां पर। मैं मजबूरी में गलती वाला ही करा पा रहा हूं आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सालों से यही चल रहा है। मिस्टेक बता देता हूं मैं आपको क्या है, तुम खुद बोलोगे हाँ ये मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों सर, क्वेश्चन क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा है 4 महीने के लिए एम्प्टी है घर, है ना एम्प्टी। कौन से भाई का घर एम्प्टी है, मेंशन है क्वेश्चन में। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं नहीं बनाता ऐसे गंदे क्वेश्चन। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। आप जाके क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इंस्टीट्यूट देख लेना। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम एंड में दिया है उन्होंने। ठीक है, इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में 2 किस्म के क्वेश्चन रखती है, एक तो कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन डालती है, ठीक है, और फिर चैप्टर खत्म होने के बाद एंड में क्वेश्चन डालती है। ठीक है, दोनों मिलाकर हाउस प्रॉपर्टी में 16 क्वेश्चन है। कितने, 16। ठीक है, जो तुम्हारी किताब में भी है। बताओ ना ये किस कौन से भाई का यूनिट लेट आउट नहीं हुआ है 4 महीने के लिए, लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, वो पहला मिस्टेक है, इन्होंने क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ नहीं दिया है। ठीक है, और सोल्यूशन में क्या कर दिया, सोल्यूशन में दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आर यू क्लियर। देखो सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं लोग, ये जो लेट आउट वाला माइनस कर रहे हो ना, मुझे बताओ यहां से आप माइनस कर रहे हो ना, 4 महीने के लिए वेकेंट है घर, तो बताइए प्लीज बोलिए ना। हाँ, तो अब ऐसा करने पर मुझे बताओ दोनों भाइयों को इसका फायदा मिल जाएगा। हाँ, जबकि एक ही यूनिट लेट आउट नहीं हुई है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, देखो बराबर से, सिर्फ एक यूनिट लेट आउट नहीं है 4 महीने के लिए। वो अरुण की है क्या बिमल की है मुझे नहीं पता, पहला मिस्टेक ये है, वो क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा, सोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा मिस्टेक इंस्टीट्यूट ने किया है, जो इसके पहले के सोल्यूशंस में इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। अगर 4 महीने के लिए वेकेंट भी है, ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्यूशन नहीं करना होता है, पहले 4 महीने का नोशनल रेंट ऐड करके कंपेयर करना होता है। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, प्लीज टेल मी। बोलो ना बेटा, मैंने नहीं किया ऐसे, इंस्टीट्यूट ने किया है, तुम देख लो, झूठ लग रहा है तो चेक कर लो। आंसर याद है सबको क्या है तुम्हारा, 125,850। अरे बोलो ना। हाँ, तो तुम देख लो तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। सर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया, तो सेम क्वेश्चन आ गया तो जैसा है वैसे करो, और क्या है। तो ये लोग कैसे, मतलब नालायक के लोग रॉन्ग दे देते हैं। तुम सही करोगे तो भी रॉन्ग दे देंगे, जबकि पिछले क्वेश्चन में उन्होंने खुद अपने को सिखाया, ज्ञान दिया है ना ये, कि नोशनल रेंट लेने का बराबर के नहीं। बोलो। अब मैं आपको दोनों किस्म के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स, अरे इसमें तो अभी डाला भी नहीं है, तो पिछले साल का ही दिखा दे। ये हेड्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ये वही कैलकुलेशन है जो अभी अपने हाथों से किया है आपने। बोलो ना, ये वही है, जबकि पहले इन्होंने खुद हमको बोला है कि भाई ऐसा नहीं करने का बेटा, की बात नहीं है, क्या करने का, तुमको तुमको नोशनल रेंट लेना चाहिए, ऐसे कैसे कर रहा है तू। देखो इधर, ये सेम क्वेश्चन आपने क्लास में किया है।
नोशनल रेंट ऐड किया कंपैरिजन के लिए, दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, नंबर भी वही है। ये क्वेश्चन था आपकी भी बुक में, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा गणेश का, ठीक है, मिस्टर गणेश, दिख रहा है। तो ऐसे ब्लंडर आपको मिलेंगे आईसीआई मटेरियल में, जहां पे भी मिस्टेक होगी मैं बताऊंगा आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो चीज को लेकर, ठीक है, कि ये अलग है कि वो अलग है, सही भी बता दूंगा, गलत भी बता दूंगा, सब बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको फाइनली जरा आंसर लिख के मेरे को बता दो, फाइनल आंसर कितना आ जाता है। पहले हाउस प्रॉपर्टी में ये कितना आ गया, 95,850 बराबर, ये भी 95,850, टोटल मारो, ये 385,850 आ रहा है, और ये 275,850, करेक्ट बेटा। अभी ये सोल्यूशन मैं कर ही नहीं सकता हूं नोशनल रेंट के हिसाब से, क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है वो 4 महीने के लिए वेकेंट कौन से भाई के लिए था। आर यू क्लियर? या तो फिर अजम्पशन लिखो कि इट इज अज्यूम दैट इट इज वेकेंट फॉर अरुण, तो अरुण का अलग करो, बिमल का अलग करो। आर यू क्लियर? ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो सही तरीका है एक्चुअल में, बट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यही आंसर दिया, उनको लेटर भी लिखा है हमने कि चेंज करो, कुछ करते नहीं वो लोग, देखते भी, जब दिल करेगा तब देखते, जब दिल नहीं करेगा नहीं देखते। चलो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अपने आगे, आखिरी आधे घंटे का जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी हमारा खत्म हो गया। अब थियरी डिस्कशन करना है मुझे, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ खास नहीं है। हाँ बेटा बोल। हम्म। हाँ वो तो उसका पर्सनल घर के लिए। हाँ तो वो एसओपी का लाइन है ना बेटा, एसओपी में तो तुम मेरे को बताओ, मेरा एसओपी है उसमें मैं रहूं या नहीं रहूं, दो एसओपी तो माफ है ना बेटा। वो बोल रहा है वो दिल्ली चला गया था, चंडीगढ़ कहीं गया था, राइट, बराबर, इसलिए ऑक्यूपाई नहीं, ठीक है ना, तो उसमें दो घर के लिए तो आप एम्प्टी रख सकते हो ना पूरे साल, करेक्ट और नॉट, रहो नहीं रहो उससे क्या फर्क पड़ता, तो उसका क्वेश्चन में कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो जरा, अब कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो आपको बहुत मजा आएगा सुनने में, तो क्योंकि यहां पर कुछ टैक्स की चोरी चल रही है अभी, और उस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाया, ठीक है, तो आप ऐसी हरकतें नहीं करना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। क्या हरकतें सर, सभी को पता है कि टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, हम सब लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है, सरकार ये नहीं बोलती है कि पहले रुपए से टैक्स दो, करेक्ट, सही बात है ना, ये बोल रही है सरकार 5,000 भी कमाओगे पूरे साल में तो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बोल रही है, हाँ नहीं, एक एग्जेम्पशन दे रही है ना सरकार, बेसिक, बोलिए क्या एग्जेम्पशन दे रही है सरकार आपको, कितना माफ कर रही है कि इतना कमाओगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, टैक्स ही नहीं आएगा, बोलो ना। न्यू रेजिम में 4 लाख तक, करेक्ट, और ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक, आपको उतने तक तो सोच कंप्यूट भी नहीं करना है टैक्स, करेक्ट और नॉट, पक्का याद है बेटा सबको, तो वही मैं अगला डिस्कशन कर पाऊंगा, ये याद है सबको, ठीक है। न्यू रेजिम में 4 लाख तक तो कंप्यूट भी नहीं करना है टैक्स, आपको निकालना भी नहीं है, और ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक कंप्यूट भी नहीं करना है, निकालना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको लोग मिसयूज करेंगे, देखो कैसे, मान लो मैं मिस्टर ए हूं, मिस्टर ए, ठीक है, ओके बेटा, और मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है, कितनी, 5, या मैं 4 लेता हूं, 4 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। अब मेरे पास अगर 4 हाउस प्रॉपर्टी रहेगी, हम सभी को पता है, अगर मैं ये चारों में रहता हूं, क्या करता हूं मैं, मान लो मैं चारों में रहता हूं, तो आप सभी को पता है गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 2 घर क्या है और 2 घर क्या है, ये तो सबको पता है, ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है, 2 घर एसओपी है, 2 घर डीएलओपी है, ये सब हर इंसान को पता है कि मैक्सिमम आप 2 घर एसओपी रख सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मिस्टर ए हूं, और एसओपी वैसओपी छोड़ो, मेरे पास एक घर है, उसमें मैं रहता हूं, ठीक है, तो इस घर को मैं क्या बोलूंगा, एसओपी। मैं कहीं पे नौकरी करता हूं, और मेरी सैलरी है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, पूरे साल की।
अगर मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा हूं, चलो बहुत ज्यादा बोल दिया मजाक मजाक में, ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। मेरी सैलरी है से फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल मेरी साल की सैलरी है 30 लाख रुपए। एक घर है जिसमें रहता हूं, एक नौकरी है जिससे पैसे कमाता हूं। 30 लाख रुपए पे कितना टैक्स आएगा वो आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे पता है, ठीक है। कैलकुलेट करने बोलूंगा तो तुम कर लोगे, इतना पता है मुझे, ठीक है। न्यू रेजिम से भी कर लोगे, ओल्ड रेजिम से भी कर लोगे। मुझे बताना, अब मैं सोच रहा हूं कि एक घर खरीद लूं। क्या करूं? एक घर खरीद लूं, ऑफिस खरीद लूं, और उसको क्या करूं मैं, किराए पे चढ़ा दूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक घर खरीदा। क्या किया? घर, बोलिए, परचेस किया, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनो, क्या कैसे टैक्स की यहां पर चोरी होगी। मैंने एक घर खरीद लिया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है? लेट आउट करना है, ठीक है बेटा। मान लो वो घर से मुझे 1 लाख रुपए का रेंट आएगा। कितना? 1 लाख रुपीज पर मंथ का रेंट आएगा, तो मेरा 12 लाख रुपए की रेंट हो जाएगी साल की, करेक्ट। हाँ, तो मेरा रेंट कितना हो जाएगा? रेंटल एनुअल हो जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से सरकार मेरे को सब डिडक्शन फिडक्शन जो भी देना है वो देगी, बराबर। यस। पहले म्युनिसिपल टैक्स का, फिर बाद में मुझे क्या वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सब माइनस फाइनस करके मान लो यहां पर आ जाता है 8 लाख रुपए। कितने बेटा? बोलो ना। अब मुझे आप लोग बताओ, मैंने टैक्स रेट तो आपको बताया, ठीक है। एक बंदा मिस्टर है जिसके पास एक घर है, उसमें वो रहता है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, छोड़ दो। वही बंदा 30 लाख रुपए सैलरी कमाता है। मुझे बताना, क्या ये 30 लाख रुपए सैलरी कमाने के वजह से क्या वो ऑलरेडी 30% वाले स्लैब रेट में आ चुका है टैक्स भरने वाले? भले तुम ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो या न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हो, छोड़ दो वो कहानी छोड़ दो। आप क्या 30% के ब्रैकेट में आ चुके हो ऑलरेडी? हाँ, अब मुझे बताना, इसके ऊपर आप जो भी कमाओगे 30 के ऊपर, उस पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 30 लाख के ऊपर अगर ये अलग से 8 लाख और कमा रहा हूं तो उस पर कितना परसेंट टैक्स आएगा मुझे? 30% ही आएगा ना यार। अभी ऑलरेडी आप 30% तक पहुंच, ऑलरेडी आप 30% का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हो यार। तो उसके ऊपर जो भी कमाओगे इस साल, कितना टैक्स देना पड़ेगा? ये सबको क्लियर है? नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सबको क्लियर है? हाँ, तो अब मैं क्या सोच रहा हूं मालूम? मैं ये सोच रहा हूं, अरे यार 30 लाख सैलरी है मेरी, कोई दुख नहीं है मुझे इसका, ठीक है, मैं खुश हूं उसके लिए। आर यू क्लियर? ये सोच के दुखी नहीं होने का, अरे यार इतनी ज्यादा सैलरी है यार, टैक्स देना पड़ेगा, तो कमाओगे नहीं, फिर भूखे मर जाते हम लोग, टैक्स देना पड़ेगा इसलिए। कल अगर मेरा बॉस बोलता है तेरी सैलरी 50 लाख करता हूं, तो क्यों हो जाओगे? हाँ, 30% ही लेगी ना सरकार, 70 तो तुम्हारा है ना फिर भी। आर यू क्लियर और नॉट? हाँ, तो एक बंदा है, आप खुद सोचो, आप 30 लाख कमा रहे हो साल का, ठीक है। अब आप सोच रहे हो इतना कमा रहे हो तो थोड़ा पैसा वैसा जमा करके इन्वेस्ट तो करेगा ना इंसान, कि खा लेगा पूरा पैसा, थोड़ा इन्वेस्ट करेगा। तो सोचा एक घर खरीद लेता हूं, उसको किराए पे चढ़ा के रेंट कमाऊंगा, एक एडिशनल इनकम आ जाएगी मेरे पास, करेक्ट। लेकिन ये एडिशनल इनकम इसके ऊपर चढ़ के बैठेगी, यस और नो? और इस एडिशनल इनकम पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या सोचा, मैं घर खरीद लेता हूं। घर क्या कर लेता हूं? खरीद लेता हूं, ओके। और उसके बाद ये घर, मैं ये वाला घर जो मुझे लेट आउट करना था ना, जो मुझे लेट आउट करना था, वो मैं अपनी बीवी को, किसको? अपनी बीवी को क्या कर देता हूं? गिफ्ट कर देता हूं। क्यों सर? बीवी क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल वो हाउस वाइफ है, फॉर एग्जाम्पल, वो भी कमा सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, उसकी मर्जी। मान लो वो हाउस वाइफ है, ठीक है, मतलब उसकी अभी टोटल इनकम कितनी है? 0 रुपीज। बोलो, अरे बोलो बेटा, 0 कमाती है ना अभी, फिलहाल तो नहीं कमा रही कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा करने पर क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बीवी को, यार तू तो अपनी है, तू एक काम कर, तू, मैं घर खरीद रहा हूं, मैं तेरे को गिफ्ट दे देता हूं, तू किराए पे चढ़ा, तू क्या कर, किराए पे चढ़ा, तू रेंट कमा 8 लाख रुपए का। मेरे को बताओ, बीवी को टैक्स के बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर 5%, फिर 10%। बोलो ना बेटा यार, बोलो ना। ऐसे तो हर कोई यही करेगा फिर, यस, करेक्ट और नॉट? सही है, समझ आया सबको क्या करना चाह रहा हूं मैं? कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम ऑलरेडी बहुत कमाते हो, ठीक है, तो थोड़ी सी इनकम किसके नाम पे ट्रांसफर करने की कोशिश करो?
वाइफ के नाम पे। आर यू क्लियर? उससे क्या हो जाएगा, वाइफ को भी 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8, फिर 5%, फिर 8 से 12 कितना परसेंट, 10%, फिर 15%, फिर 20, फिर 25, फिर 30-24 लाख रुपए कमाएगी बीवी। उसके बाद लगेगा, मैं तो एक भूटी कौड़ी भी आज कमाऊंगा तो 30% टैक्स लग जाएगा। बराबर है कि नहीं, बोलिए ना प्लीज। बीवी को तो 24 लाख तक पहुंचना पड़ेगा, करेक्ट। अब ऐसे सरकमस्टेंस में सरकार क्या करेगी, छोड़ेगी नहीं किसी को। सुनो जरा गौर से, सरकार बोलती है ऐसे केस में जो ट्रांसफरर है, जो घर ट्रांसफर कर रहा है अपनी बीवी को, कौन ट्रांसफर कर रहा है अपनी बीवी को घर, हस्बैंड कर रहा है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ही इस घर का क्या माना जाएगा, इस घर का माना जाएगा डीम्ड ओनर। क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। और इसकी रेंटल इनकम इसी की 30 लाख रुपए में ऐड की जाएगी। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, प्लीज टेल मी। तो बीवी के नाम पे घर करके क्या आप अपनी रेंटल इनकम उसके हाथ में शिफ्ट कर पाओगे इनकम टैक्स में, बताइए? नहीं कर पाएंगे। कहां लिखा है सर, सेक्शन 27 में, डीम्ड ओनर। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीम्ड ओनर का सेक्शन, ठीक है। इसमें और भी केसेस है, ये पहला केस है हस्बैंड वाइफ का। ओके, पढ़ू मैं, पढ़ू मैं? मैंने खत्म नहीं किया डिस्कशन। लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी द डाउट, नो इश्यू। ओके, लेट मी कंप्लीट। मैंने खत्म नहीं किया डिस्कशन। पार्ट 6, फॉलोइंग पर्सन विल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पहला, इफ एन इंडिविजुअल, मैं उस पर पूरा एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा अभी। आप, मैंने एक बैकग्राउंड दिया है अभी तक, आपको पूरा सेक्शन नहीं समझाया। आई विल टेक योर डाउट्स, गिव मी 10 मिनट्स। इफ एन इंडिविजुअल मतलब मैं, ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू हिज और हर हस्बैंड और वाइफ, वाइस वर्सा है। वाइफ भी हस्बैंड को दे सकती है एसेट, हस्बैंड भी वाइफ को दे सकता है एसेट। आर यू क्लियर? फॉर कैसे दिया आपने बीवी को, बताइए? विदाउट कंसिडरेशन ना, बोलिए ना। या आपने उसको कैसे दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सरकार गिफ्ट देने पर ऐसा बोल रही है ना, तो तुम्हें को, मेरे को 5 रुपए में खरीद ले मुझसे घर। कितने में खरीद ले? 5 रुपए में खरीद ले, ताकि हम बोले ये गिफ्ट नहीं है भाई, 5 रुपया दिए उसने मुझे। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। अगर आप उसको गिफ्ट दे रहे हो या आप उसको सस्ते में दे रहे हो, आर यू क्लियर, तब ये उसकी रेंटल इनकम तुम्हारे हाथ में ऐड हो जाएगी। इसको बोलते क्लबिंग करना। क्या बोलते? क्लब हो जाएगी, उसकी इनकम तुम्हारे हाथ में, क्लब। एंड द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन है, देने वाला, विल बी, बोलो, deemed to be the owner of the property and accordingly income from house property will be charged in the hands of what, ट्रांसफरर ओनली। आगे एक्सेप्शन मत पढ़ना, वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, बाद में, मतलब अभी 2 मिनट बाद। तो डीम्ड ओनर का पहला केस क्या है, बोर्ड पे देखो। टोटल 4 केसेस में, 3 केस में आज बताऊंगा, 1 केस में बाद में बोलूंगा, आज समझ नहीं आएगा वो। केस 1, सबसे पहला केस, यहां पर मिस्टर ए है, हस्बैंड, यहां पर मिसेस ए, वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है 2 तरीके से, कौन से 2 तरीके से, फ्री, बराबर, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को आप क्या बोलोगे, सस्ता, क्या बोलोगे, सस्ते में दे रहे हो। देन वाइफ जो भी रेंटल इनकम कमाएगी, ओके बेटा, वो किसके हाथ में क्लब होगा, रेंटल इनकम विल बी टैक्स ईयर, ओके। ये पहली चीज है। केस 1 में मल्टीपल चीजें है, केस 1 में मल्टीपल एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, ये बाद में आप सब लिखना आराम से, मैं टाइम दूंगा। केस 1 का दूसरा एग्जांपल, या हस्बैंड है मिस्टर ए, या वाइफ है, ठीक है बेटा। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी क्या दिया, ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन, ट्रांसफर फॉर, मतलब हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी बेचा प्रॉपरली, जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से बेचा। 1 करोड़ का घर 1 करोड़ में बेचा, उससे 1 करोड़ रुपए लिया, ठीक है।
ऐसे कौन करता है सर? करने वाले करते, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली बेचा तो जो रेंटल इनकम है, जो क्या है, विल नॉट बी, बोलो, एडेड टू, बोलो, एडेड टू हस्बैंड, तो हस्बैंड के हाथ में ऐड नहीं होगी। सरकार कौन से दो केस में ऐड करने बोल रही है बताइए? अगर आपने बीवी को सस्ते में दिया या बीवी को फ्री में दिया, तो अगर बीवी उससे रेंटल कमा रही है तो रेंटल बीवी की नहीं है, तेरी है। ठीक है, हाँ, अगर आपने जेन्युइन प्राइस पे, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे बेच दिया आपने, फिर उससे बीवी रेंट कमा रही है, तो वो उसकी मेहनत का पैसा है। ठीक है, मेहनत के पैसे से खरीदी है, तुझसे खरीदी है, किसी और से खरीदी है, क्या फर्क पड़ता है? उस केस में उसका रेंटल इनकम, उस पर वही टैक्स भरेगी, आप नहीं भरोगे। तो सर टैक्स चुराने के लिए हम लोग सेकंड काम कर सकते हैं सर। इधर देखो ना, अपना दिमाग गलत करना, काम करना चाहिए। टैक्स चुराने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, बोलो? सेकंड, प्रॉपर कंसिडरेशन में बीवी को बेचो, बराबर के नहीं? अरे आर यू क्लियर और नॉट? अगर प्रॉपर कंसिडरेशन में ये बंदा बेचता है बीवी को, मिस्टर ए, तो क्या रेंटल इनकम मिस्टर ए की 30 लाख में ऐड होगी? बताइए, नहीं ऐड होगी। ठीक है, उससे टैक्स बच जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। लेकिन आज के जमाने में सरकार को भी पता है कोई टैक्स बचाने के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। ठीक है, बाकी समझदार को इशारा काफी है। इशारा काफी नहीं हुआ तो बोलता हूं खुल के, और क्या? ठीक है, बोलूं? देखो, महिलाओं बुरा नहीं मानना, ठीक है, आई एम सॉरी, बुरा मान महिलाओं का यहाँ पर वो है ना, वो है, क्या है, मेजोरिटी है। ठीक है, मैं उन महिलाओं को बोल रहा हूं जो मेरे लेक्चर नहीं सुन रहे। इनको बोल रहा हूं, उन महिलाओं को जो मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे। देखो, आज की तारीख में सब मार्केट में इतनी न्यूज सुनने मिलती है, शादी हुई, डाइवोर्स हुआ, एलिमनी सुनने मिलती है कि नहीं? हाँ, अरे बोलो ना बेटा। अब मुझे बताओ, कैसे मैं ट्रस्ट करूं मेरी बीवी पे? मैं मेरी बीवी की बात कर रहा हूं जो पिछले कमरे में बैठी है। ठीक है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, पिछले कमरे में बैठी है, वो आवाज नहीं जा रही है उस तक, लेकिन फिर भी बैठी तो वो है, यहाँ पीछे ही बैठी है। मैं मेरी बीवी को मैं कैसे ट्रस्ट करूं? टैक्स चुराने के लिए मैं अपना घर उसको दे दूं? हाँ, बोलिए। सेटिंग क्या करेंगे मालूम? लोग ऐसा करेंगे, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लोग करेंगे, प्रॉपर कंसिडरेशन पे बेचा ऐसा दिखाओगे, बराबर, ताकि उसकी इनकम आपके हाथ में नहीं हो। क्या करोगे आप दिखाओगे आपने अपनी बीवी को घर बेचा, फिर दिखाओगे कि बीवी ने आपको बैंक से ट्रांसफर किया 1 करोड़ रुपए, बराबर, फिर आप पैसा विड्रॉ कर लोगे, क्या करोगे? ठीक है, यस, और अपने पास रख लोगे, करेक्ट, या उसको वापस दे दोगे, बराबर। बोलोगे तूने कुछ बेचा बेचा नहीं मुझे, सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए ये। आर यू क्लियर? 2 साल बाद हमारे बीच में झगड़ा हुआ, भगवान ना करे तुम्हारे लेक्चर के चक्कर में मेरा डाइवोर्स नहीं हो जाए, ठीक है? हाँ, 2 साल बाद हमारे बीच में झगड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या मैं वो प्रॉपर्टी मांग पाऊंगा उससे? बोलो, नहीं मांग पाऊंगा। क्यों नहीं मांग पाऊंगा? क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया को दिखा रहा हूं, इनकम टैक्स वालों को, कि मैंने घर उसको क्या किया है, बोलो ना। प्रॉपर कंसिडरेशन पे बेच के पैसा लिया था उससे। अब इनकम टैक्स वालों को क्या मालूम, पैसा लेके मैंने वापस उसको दे दिया था कैश में। अरे आर यू क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। हाँ, तो उनको मालूम है प्रॉपर कंसिडरेशन में ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको बोला ये केस में आपको रेंटल इनकम ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कौन से केस में ऐड करने की जरूरत है बताइए? जब आप फ्री में घर दे रहे हो बीवी को, ठीक है, या तो आप बोलिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो हम देखना चाहते हैं इतना प्यार क्या आ रहा है आपको, ठीक है, क्यों दे रहे हो गिफ्ट? घर में दे रहे हो, दो, कोई देने लेने में मना नहीं है, को गिफ्ट देना है दो, कोई मना नहीं है। रेंटल इनकम किसके हाथ में ऐड कर देना, जल्दी बोलो? ट्रांसफरर के हाथ में ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसमें एक और ट्विस्ट है, एक और एक्सेप्शन है इसका, वो भी एक्सेप्शन लिखाता हूं, फिर तीनों इकट्ठा कॉपी करना, ठीक है? अब सुन लो, एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन है मतलब रेंटल इनकम ऐड होगी ट्रांसफरर में कि नहीं होगी? नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या है? ट्रांसफर इन केस ऑफ ए लिविंग अपार्ट फ्रॉम स्पाउस, ठीक है। अब ये क्या मतलब है? हाँ हाँ बोलो, मत मालूम है तो बताओ, क्या होता है ये लिविंग अपार्ट? डाइवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स हो गया तो हस्बैंड वाइफ नहीं बोलेगा तो अपने आपस में एक दूसरे को, ठीक है। मेरी बीवी से, भगवान ना करे यार, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या बोलना पड़ रहा है। बीवी से डाइवोर्स हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो बीवी को बोलूंगा बीवी में, हाँ, बोल सकते हो डाइवोर्स बीवी को बीवी, हस्बैंड को बोलोगे हस्बैंड। अलग रहते हैं, अलग रहने का भी कॉन्सेप्ट है, ये डाइवोर्स और ना प्यार के बीच का रास्ता है, ठीक है। क्या है बोलो?
ना ही मेरे को तेरे से बहुत प्यार है कि मैं तेरे साथ रहूं 24 घंटा, और ना ही मेरे को तेरे से इतनी दुश्मनी है कि मैं क्या करूं, मैं बोलो डाइवोर्स देना चाहता हूं तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं, बीच में लिविंग अपार्ट, लिविंग अपार्ट मतलब वो अलग मैं अलग, हम लोग दोनों अलग रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वो बच्चे लोगों के लिए है, बच्चों को टैग नहीं लग जाए कि माँ बाप क्या है, बोलिए डाइवोर्स्ड है, अलग रहते हैं हम लोग। कभी प्रॉपर अग्रीमेंट होता है, कोर्ट में जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, वी वांट टू लिव अपार्ट, ठीक है, लिव अपार्ट रहो, उसके जो खर्चे तुमको झेलने पड़ेंगे, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके, कानून के तौर पे। तो अगर हम लोग अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है तो क्या क्लबिंग होगा? मुझे बताओ, क्या वहां से इनकम यहाँ ऐड होगी? बताइए। हाँ, मैं टैक्स छुड़ाने के लिए मैं अग्रीमेंट का, लिव अपार्ट का अग्रीमेंट कर लूं मेरी बीवी के साथ? हाँ, इतना मैं घिनौना इंसान हूं? बताइए मुझे। हाँ, अरे भाई, मैं टैक्स बचाने के लिए चंद रुपए का मैं बीवी के साथ लिविंग अग्रीमेंट कर दूं, लिविंग अपार्ट वाला, बोलिए ना। हाँ, नहीं करना तो नहीं चाहिए भाई दुनिया में, ठीक है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। सरकार ये उम्मीद लगा रही है कि ऐसे हरकतें ना करो आप, ठीक है? तो क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की है तुम इमेजिन नहीं करोगे। ये प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? हस्बैंड वाइफ ना, बोलो ना। तो कुछ लोगों ने पहले डाइवोर्स दिया, फिर एसेट ट्रांसफर किया, फिर वापस शादी की। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ये क्या कर रहा है ईश्वर, या तू यार हटा दे भाई ये सब, तू बंद कर अपना ये सब, स्क्रीन शेयर वेयर मत कर। हाँ, समझ आया मैं क्या बोला? टैक्स बचाने के लिए पहले बीवी को, बोलो ना, डाइवोर्स दे दिया, लिविंग अपार्ट क्या क्या किया? डाइवोर्स, उसके बाद घर ट्रांसफर किया, तो अब बीवी नहीं है ना वो मेरी, बराबर ना, बीवी नहीं है ना, तो थर्ड पर्सन हो गई ना अब वो। फिर वापस शादी कर लिया बाद में, ठीक है, जब टैक्स बचाने का अभी कोई जरूरत नहीं है टैक्स बचाने की, वापस कर लिया। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं दुनिया में लोग, ठीक है। एक मूवी आई थी बीच में, अगर तुमने देखा होगा किसी ने तो तुमको पता होगा, जरा हट के जरा बच के, ऐसा, वो विकी कौशल की, देखा है किसी ने आप में से? उसमें ऐसी हरकतें कर, सरकारी स्कीम लेने के लिए पहले डाइवोर्स दिया, क्योंकि शादीशुदाओं को वो स्कीम नहीं मिलेगी, स्कीम ले ली फिर शादी कर ली, ठीक है। ऐसा रियली होता है क्या सर? होने के लिए दुनिया में बहुत कुछ होता है, तुम बहुत छोटे हो, 18-19 साल के, बहुत मासूम बच्चे लोग हैं तुम लोग, दुनिया नहीं देखे हो तुमने, ठीक है। दुनिया देखने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अगले 15 साल में बहुत कुछ देखोगे आप लाइफ में। ऐसा हो सकता है, होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, होता होगा तो ही सरकार कानून बनाती है ना, बोलिए ना प्लीज। है तो सरकार को मजा आता है कानून बनाने, सरकार को भी क्लिक कैसे होएगा? ये किसी ने किया होगा तो क्लिक हुआ ना, बोलिए। हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा इस डिस्कशन का? पहला सवाल, सवाल के जवाब अगर ठीक से दिए तो सब कुछ सही है। हस्बैंड अगर वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर रहा है फ्री में, तो क्या क्लब होगी इनकम? सस्ते में दे रहा है तो क्लब हो जाएगी रेंटल इनकम। सही प्राइस पे बीवी को दे रहा है तो क्लब होगी? नहीं होगी। अग्रीमेंट तो लिव अपार्ट है और ट्रांसफर कर रहा है घर, तो क्लब होगी? लाउडर। उस केस में क्लब नहीं होगी, ठीक है। अब ये जरा लिख लो आप लोग, चाहिए तो ये दो एग्जांपल, द मीन वाइल कोई डाउट पूछ रहा था पूछ लो बिंदास अभी, ठीक है, बोलो, है डाउट अभी? क्लियर हो गया ना? मुझे नहीं लगता आज हम लोग सैलरी कर पाएंगे, सैलरी फिर मंडे को शुरू करते, नया चैप्टर नया दिन, ये खत्म करते आज हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लिख लो, पेज मैक्सिमाइज कीजिए, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी खराब है, माफ करना उसके लिए। वैसे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है लेकिन मेरे को लिखने के लिए कंटाल आता है। अच्छी है मेरी, मैं लिख के दिखाऊंगा कभी कभी। हाँ, इससे भी गंदी है? तो प्रवीण शर्मा सर से अच्छी है मेरी, क्या बात है, थैंक यू। सर को बोलता हूँ रुक, तेरा फोटो लेके मैं, अभी डिलीट मारना नहीं बस, सर को भेजता हूँ रुक।
मत भेजो बोल रहा है। अरे नहीं भेज रहा हूँ भाई। कुछ बोलेंगे भी नहीं सर, भेजूंगा तो। हाँ उनको पता है उनकी हैंड राइटिंग खराब है। लिया बेटा सबने? ठीक है सर, ये हरकतें मैं अपने पड़ोसी के साथ करूंगा तो क्या हरकतें, क्या हरकतें पड़ोसी के साथ कर रहा हूं? प्रॉपर्टी पहले मैं गिफ्ट दे दूंगा, किसको? पड़ोसी को। तो कल से पड़ोसी फिर तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बात, कल से पड़ोसी तुमसे बात। इतना बड़ा कदम आप पड़ोसी को भरोसे करके कर सकते हो? हाँ, अब बाल ही नहीं उठता है। आर यू क्लियर? नहीं करोगे आप, टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दाव नहीं लगाओगे। समझ आ रहा है बेटा? चलो, क्या क्या क्या? सुनाई नहीं दिया मुझे। कोई अलग चीज है, अब इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है बोलना। हाँ, पड़ोसी की बात चल रही है तो ठीक है। चलो आगे बढ़ू। और कौन कौन से केस में डीम्ड ओनर हो जाएगा सर? पढ़ो, अभी पढ़ के भी समझ आएगा तुमको, मेरे को एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है अब। पढ़ो सेकंड केस, 3 केस मैं बताऊंगा, चौथा भी आज आपको समझ नहीं आएगा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ एन इंडिविजुअल, मान लो मैं हूं, ट्रांसफर हिज व्हाट प्रॉपर्टी टू हिज माइनर चाइल्ड। किसको दे रहा हूं मैं? मेरी बेटी एक 7 साल की, मैं उसके नाम पे क्या कर दूंगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। आर यू क्लियर? और फिर उसके बैंक अकाउंट में क्या मंगवाऊंगा बोलो? रेंट मंगवाऊंगा, हर महीने किराएदार को बोलूंगा उधर रेंट देना। मेरी बेटी का बैंक अकाउंट है, बच्चे लोग का बैंक अकाउंट खोल सकते हो। मेरी बेटी का बैंक अकाउंट खोल दिया मैंने, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, जो 7 साल की है मात्र। और मैंने अपने किराएदार को बोला इसका रेंट आप मेरी बेटी के अकाउंट में दे देना, अब से वो ओनर है। आर यू क्लियर? मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया अपनी प्रॉपर्टी। इट क्लियर? तो क्या बच जाओगे तुमको लगता है? हाँ, का रेंट किसके हाथ में क्लब होगा? हाँ, मिस्टर ए के, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है अदर देन माइनर मैरिड डॉटर। आपकी बेटी माइनर है और क्या है? शादीशुदा है। अगर आपकी बेटी माइनर है और शादीशुदा है, उसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, तो उसका रेंट आपके हाथ में टैक्सेबल बोलिए नहीं होगा। ठीक है, अभी आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, माइनर की शादी कैसे हो गई, ऐसा सब फालतू बात नहीं करने का। ठीक है, सब होता है, अभी भी होता है कि नहीं होता है बताओ? हाँ, कानून बना है कि नहीं होना चाहिए 18 साल के नीचे लड़की की शादी, करेक्ट? बोलो, कानून का कितना पालन होता है हमारे देश में? बोलो, कौन सा कानून फॉलो करते हैं हम? कोई भी नहीं फॉलो। एक कानून बता दो देश में जो 100% फॉलो होता है, एक भी नहीं होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स कानून तोड़ रहे हैं, जीएसटी का तोड़ रहे हैं, ठीक है, शादी का भी तोड़ेंगे। बहुत सारे कल्चर्स में होता है अभी भी शादी। यस, यस और नो, होता है। वो उनकी मर्जी भाई, किसी पे हम वो नहीं उठा रहे, सवाल नहीं उठा रहे।
क्यों करते भाई? वो अपने को क्या करना है, सबका अपना अपना कल्चर ट्रेडिशन है भाई, सब अपने कल्चर के हिसाब से चलते तो माइनर अगर मैरिड है बेटा, तो अगर फिर पिता अगर अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, शादीशुदा बेटी को क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, उससे वो रेंट कमा रही है, तो फिर सरकार बोल रही है वो रेंट उसका ही है, ठीक है। उस केस में उसका रेंट आपके हाथ में क्लब बोलिए नहीं होगा, ठीक है। यहां पे भी वही 2 रीजन से क्लब होना है जो पहले 2 रीजन थे। कौन से 2 रीजन? एक तो आपने बेटी को कैसे दिया, फ्री में दिया, या आपने बेटी को कैसे दिया, बोलो, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया, सस्ते में दिया। बेटी को अगर आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, बेटी को आप प्रॉपर प्राइस पे बेच रहे हो, तो क्या क्लबिंग होगी आपके हाथ में? नहीं होगी। आप बोलोगे बेटी के पास पैसा कहां से आया? आ सकता है यार, आजकल की बेटी लोग रीले बना के भी पैसा कमा सकते कि नहीं कमा सकते, बोलो। केबीसी में जाके पैसा कमा सकते हैं, सिंगिंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका रीले बनाओ, रीले बनाओ। आयु पीयू करके एक चैनल है, बच्चे दिन भर वही देखते रहते हैं, उन्हें भी अगर सुना है कि नहीं सुना, 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, कितना कमाते रहेंगे बच्चे, ठीक है, कितना कमाते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस है, बच्चे कमा रहे हैं आजकल, ठीक है। और ट्रेडिशनल तरीका था पहले जमाने में, कमाते थे तो गाना गा के, एक्टिंग करके, यस और नो, कमाते हैं ना वो भी, तो ये तो ले ही सकते। तो उसने अपने पिता से घर खरीदा, बच्चे ने बोला तुम्हारा घर मुझे चाहिए, बेटा बोले, बाप बोलेगा पैसा कहाँ से आया, मतलब मैंने अपना पैसा कमाया ना, ये क्या है, ठीक है। वो केस में पिता के हाथ में रेंटल इनकम क्लब नहीं होगी। आर यू क्लियर? उसका टैक्स कौन भरेगा सर? बच्चा ही भरेगा। बच्चे लोगों से भी टैक्स लेती है सरकार, ऑब्वियसली लेती है। तुम दुनिया में आ गए उस दिन से टैक्स लगना चालू हो जाएगा तुमको। अब कब तक लगेगा? जब तक वापस नहीं जाते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट के बीच में आपको हमेशा टैक्स देना है। आर यू क्लियर? बच्चा हूं, 1 साल का हूं, 6 महीने का हूं, या 6 दिन का हूं, फर्क नहीं पड़ता है उससे सरकार को। आर यू क्लियर? टैक्स सबको देना है, सबको। कोई मिनिमम एज पढ़ी आपने बेसिक एग्जामिनेशन के टाइम पे, टैक्स रेट जब पढ़ा रहा था, बोलो। हाँ नहीं पढ़ी ना, मिनिमम एज, बोलो। ऐसा तो कुछ एज नहीं दी ना सरकार ने, इसके नीचे वालों को टैक्स नहीं लगेगा। सबको लगेगा टैक्स, सबको। जो इंसान है उसको टैक्स लगना ही है, खत्म। इंसान क्या, जो इंसान नहीं है उनको भी लग रहा है, कंपनी को लग रहा है, फर्म को लग रहा है, एओपी को लग रहा है, ठीक है, एचयूएफ को लग रहा है। इंसानों में सबको लगता है, ठीक है, कोई कोई नहीं बच सकता इससे। पढ़ लो जरा पॉइंट नंबर 2 प्लीज, फिर पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन। सर ये माइनर बच्चे के बदले मैंने अपने 25 साल के बच्चे को दिया तो फ्री में, 25 साल का बच्चा है मेरा, उसको फ्री में मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दिया, बोलो क्या होगा? क्लब होगी कि नहीं होगी? अरे पढ़ो ना इंग्लिश बराबर से। नहीं होगी ना, साफ साफ लिखा है माइनर है, फिर भी आप बोल रहे हो क्लब होगी। क्या होगा उस केस में, क्लब होगी कि नहीं होगी? अब मुझे बताओ, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे के नाम पे कर देगा प्रॉपर्टी पूरी, जीते जी? आज के जमाने में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बनोगे जब पिता, जब भी बनोगे 60 साल के हो जाओगे आप, टैक्स बचाने के लिए अपने बच्चे, टैक्स बचाने के लिए पूछ रहा हूँ, टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी बच्चे को दे दोगे परमानेंटली? समझदारी है कि नहीं देना? ठीक है, बोला मैं मर जाऊंगा सब तेरा ही है, ठीक है। आर यू क्लियर? जीते जी वो तुमको ही भगा देगा मार के। तो एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ा, रेमंड कंपनी का नाम सुना है? रेमंड सुना है ना? पूरी कंपनी उनके पिताजी ने सेटअप की थी। मुंबई में उनका 25 मंजिला घर है, अंबानी जी के घर के जस्ट सामने, 10,000 करोड़ का घर है। पिताजी ने बेटे के नाम पे रेमंड कंपनी पूरी कर दी, घर भी कर दिया, ठीक है। 50,000 करोड़ नाम पे कर दिए बेटे के। बेटे ने बाप को ही घर से निकाल दिया, ठीक है। तुम इंटरव्यू सुनना बाप का। 50,000 करोड़ रुपया नहीं, में से 1 करोड़ तो दे दे बाप को, वो भी नहीं दिया उसने। खानिया नाम है उसका, जाके चेक करना, गौतम सिंह खानिया, ऐसा स्टोरी पढ़ना उसकी। तो कैसे भरोसा करेगी सरकार? नहीं कर सकती है। कोई कैसे बाप भरोसा करेगा ये स्टोरी देखने के बाद? कोई नहीं भरोसा करेगा। जिसने एम्पायर खड़ा किया उसको ही रोड पे लाके खड़ा कर दिया। रियल स्टोरी है, जाके पता लगाना आप। एनीवेज, तो बहुत सोच समझ के बनता है सरकार।
कानून बनाती है सब इमोशंस को दिमाग में रख के बनाती है। तो क्या सीखे आप इस पॉइंट से, जल्दी बोलो। मेजर बच्चे को, मेजर 18 साल का हो गया बच्चा, उसको अगर अगर आप फ्री में एसेट देते हो तो क्या बच्चे के हाथ में टैक्स लगेगा कि बाप के हाथ में? बच्चा खुद जिम्मेदार है उसका, वही टैक्स भरेगा। आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी। माइनर ऐसी हरकत नहीं करेगा, करेगा ऐसा माइनर हरकत? हाँ, 7 साल की बेटी मेरी ऐसी हरकत करेगी? इतना चातिर दिमाग होगा उसका, फ्यूचर में जाके होगा, मुझे नहीं पता, आज तो नहीं है शायद। ठीक है, आर यू क्लियर? चलो तीसरा और आखिरी पॉइंट अभी के लिए, चौथा पॉइंट मैं होल्ड पे रखूंगा, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, उसका अभी कोई हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, बाप बेटी, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, सपोज आप कोई सोसाइटी में रहते हो, एनीबडी हु स्टेज इन सोसाइटी, मतलब एक बिल्डिंग है उसमें सोसाइटी है, ठीक है, ऐसा कोई रहता है? आई अज्यूम रिया माइट बी स्टेइंग, आप बॉम्बे में रहते हो तो यहाँ पर तो सोसाइटी में ही रहना पड़ेगा। आप अगर कोई दूसरे शहर में हो तो आपके पास हो सकता है आपका खुद का पर्सनल घर हो, भाई आप अमीर हो, ठीक है, हम गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर में रहते हैं। तो अगर आप सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, सपोज मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है, मेरा एक फ्लैट है उसमें, तो वो सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और उसके अंदर मैं एक क्या हूं, एक, बोलिए, एक फ्लैट ओनर हूं, ठीक है बेटा, ठीक है, जिसको आप टेक्निकल भाषा में बोलोगे आप उस सोसाइटी के क्या हो? यस राहुल, एकदम परफेक्ट शब्द यूज किया आप। मैं उस सोसाइटी का क्या हूं बेटा? मेंबर हूं। कैसे बना मेंबर? घर खरीदा, घर खरीदने के बाद मैंने सोसाइटी को इन्फॉर्म किया कि मैं घर खरीद चुका हूं, पैसा दे चुका हूं, तो सोसाइटी मुझे क्या देती है? शेयर्स देती है। क्या देती है? शेयर्स, उस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। अब जब मैं अपना घर के कागजात ओपन कर रहा हूं ना, घर के कागजात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सेल डीड बोलते हैं उसको, ठीक है। घर के कागजात जब ओपन किया ना मैंने, तो एक शॉकिंग चीज देखने मिली मुझे वहां पर। मैंने चेक किया, अरे यार मैं सोसाइटी अब इतनी मेहनत करके 3 करोड़ का घर लिया हूं मैंने, कागजात में मैं अपना नाम देखना चाहता हूं, यस, मेरा नाम लिखा है कि नहीं कि मिस्टर डैश 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 डैश, ये ओनर है इस घर का। मैंने जब कागजात खोला और चेक किया, 3 करोड़ रुपए देने के बाद कागजात रजिस्टर हो चुके हैं। मैं घर में रहना शुरू कर दिया, 2-4 महीने बाद ऐसे ही कागजात निकाला, चेक किया, तो मैं शॉक हो गया कि डीड में लिखा था सोसाइटी, कौन ओनर है पता है तेरे घर का? बोलो, सोसाइटी ओनर है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरी तो रात की नींदें उड़ गई। मैंने अपने पड़ोसी को जाके पूछा, जरा आपका पेपर निकालो प्लीज, आपका, आपके पेपर में कौन है ओनर, कौन है जरा बताओ। मेरे पड़ोसी अय्यर साहब, अय्यर साहब का पेपर देखा मैंने, अय्यर साहब के पेपर में भी सोसाइटी ओनर है। दिमाग खराब हो रहा है यार, मैं सामने चला गया भानुशाली जी के पास, मतलब भानुशाली जी पेपर निकालिए आपके घर का। बोले क्या हो गया भाई तुमको अचानक से? मैंने बोला एक बार निकालो, कुछ चेक करना है मुझे। कुछ ओपन किया, भानुशाली जी के पेपर में भी लिखा है कि ओनर सोसाइटी है। जैसे 1200 फ्लैट्स है सोसाइटी में, सारे सोसाइटी के नाम पे। सारे किसके नाम पे? सोसाइटी। सर ऐसा क्यों सर, घर खरीद रहे हो आप, सोसाइटी के नाम पे घर हो रहा है? ये रूल है, ये इस देश का कानून है ये, कि कोई भी अगर सोसाइटी में घर खरीदता है, जिसकी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसमें जो भी घर खरीदोगे उसके लिए पेपर पे ओनर सोसाइटी ही होगी। क्यों सर ऐसे? क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपको उस सोसाइटी के कानून को क्या करना है? फॉलो करना है। आपको उस सोसाइटी का मेंटेनेंस देना है हर महीने, उस सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से काम करना है। इसलिए ओनरशिप सरकार बोलती है सोसाइटी को अपने हाथ में रखना चाहिए, ठीक है। और मेंबरों को क्या दोगे? सर्टिफिकेट दे दो, शेयर सर्टिफिकेट 100-200 रुपए की आती है, वो ज्यादा महंगी नहीं होती है। हर एक मेंबरों को 100-100 रुपए की सर्टिफिकेट दे दो, बोलो तुम मालिक हो, ये पेपर तुम्हारा है, इसी से तुम प्रूव होएगा कि तुम मालिक हो, लेकिन पेपर पे मालिक सोसाइटी है। क्यों सर? लेकिन कंट्रोल रखने के लिए सारे मेंबरों पे। अगर कल जाकर अगर मुझे अपना घर बेचना है ना बेटा, ठीक है, मुझे अपना घर बेचना है ना, तो पहले मुझे सोसाइटी से जाके परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी घर बेचने नहीं देगी, क्योंकि मालिक वो है। अब परमिशन लेने जब जाऊंगा तो सोसाइटी बोलेगी इसके पुराने ड्यूज सब क्लियर है, इसने सब मेंटेनेंस दिया कि नहीं दिया, ठीक है,
ने कोई कांड तो नहीं किया, सोसाइटी की कोई प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं किया, ठीक है। तो पहले सब पैसा दो तो तुम्हारे घर ट्रांसफर करवाएंगे, नहीं तो बेच नहीं पाओगे आप। इसलिए सोसाइटी के हाथ में कंट्रोल रखने के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, हर सोसाइटी ऐसे ही चलती है, ठीक है। पेपर पे ओनर सोसाइटी है, कंट्रोल उसके हाथ में, रहो आप, जिसको बेचना है बेचो, कोई टेंशन नहीं है। कल जाकर मुझे अगर अपना घर राजीव को बेचना है तो मैं क्या करूंगा, सोसाइटी के पास जाऊंगा, परमिशन लूंगा, सोसाइटी देखेगी मैंने सब मेरे ड्यूज क्लियर किए क्या, सारा मेंटेनेंस का बिल क्लियर किया क्या, वाटर बिल, ये बिल वो बिल सब क्लियर किया, सब क्लियर किया। मैं सोसाइटी के पास गया, मैं बोला मुझे अपना घर राजीव को बेचने का है, सोसाइटी बोलेगी ठीक है, यू आर क्लियर, आप बहुत क्लीन आदमी हो, आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला राजीव ओनर कैसे बनेगा, बोले राजीव क्या कोई भी ओनर नहीं बन सकता है, मोदी जी भी नहीं बन सकते हैं, राजीव तो क्या है, ओनर तो हम ही रहेंगे, सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट हम राजीव के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। आर यू क्लियर, प्लीज बोलिए। उससे क्या हो जाएगा, राजीव ने आपको कीमत चुकाई है 3 करोड़ रुपए घर खरीदने के लिए, बराबर, तो आप उसको राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर कर दो। क्या ट्रांसफर कर दो, उस प्रॉपर्टी को मजे लेने का अभी आज से मौका किसको मिलेगा, राजीव को मिलेगा। आर यू क्लियर, प्लीज टेल मी। लेकिन पेपर पे ओनर अब भी कौन रहेगा, सोसाइटी रहेगी। तो अब मान लो मैंने एक घर खरीद लिया सोसाइटी में, ठीक है, पेपर पे ओनर कौन है, सोसाइटी है। और हाउस प्रॉपर्टी में रेंट टैक्स भरने के लिए पहला कंडीशन क्या है, चार्जिंग सेक्शन में पहला कंडीशन क्या है बेटा, एसएससी शुड बी द ओनर ना। डिपार्टमेंट ने आके बोला टैक्स दो टैक्स दो, एसएससी क्या बोल रहा है, मैं थोड़ी ओनर हूं, सोसाइटी उजालो उससे, मेरे से क्या ले रहे हो। आर यू क्लियर, तुम 10 घर खरीद लो सोसाइटी में, फिर गवर्नमेंट टैक्स मांगने आएगी, बोलो मैं थोड़ी ओनर हूं, पेपर चेक करो, कौन ओनर है पेपर में, जाओ उनसे टैक्स लो, मेरे से क्या ले रहे हो, ठीक है। सरकार ने आपको क्या बना दिया, बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, टीम्ड ओनर बना दिया। क्या बना दिया, जल्दी बोलो, टीम्ड ओनर है, पेपर पे वो मालिक है, असली अपने मालिक तू है, घर किसको बेचना है, कितना बेचना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है घर में, वो सब तेरा काम है, एंजॉय तू कर रहा है प्रॉपर्टी, यस और नो। पेपर का मालिक मत देखो, ठीक है, पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 3, ऑल ऑफ यू प्लीज। ये पूरी कहानी है, ये तुमको कहानी स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगी आईसीआई के। जनरली इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द रजिस्टर्ड ओनर इज द and the person who reside is only a, however the resident has made the investment in the house, correct, therefore the shareholder, the resident of the society is deemed to be what, bolo, आप ही डीम्ड ओनर हो प्रॉपर्टी के। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी। ताकि इनकम टैक्स के अंदर आपको टैक्स भरना पड़े तो भरो, चुपचाप भरो, ठीक है। एसओपी है तो मत भरो, हम कहां बोल रहे हैं एसओपी में भरो, एलओपी है तो भरो। आर यू क्लियर, हाँ एलओपी या डीएलओपी है तो भरना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते हो पेपर में सोसाइटी है, पेपर में सोसाइटी होगी सेक्शन 27 के हिसाब से आप ओनर हो, जाओ, ठीक है, टीम्ड ओनर बन चुके हो आप। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है पता है बेटा, जब कोई किसी को किराए पे कुछ देता है ना, तो कभी कभी है ना, कोई किराए पे देने के समय ना बहुत सारी फैसिलिटीज भी साथ में दे देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको किराए पे घर दिया ना बेटा, तो मैंने साथ में आपको सोफा भी दे दिया, ओके, मैंने आपको पंखे भी दे दिया, मैंने आपको एसी भी दे दिया। आर यू क्लियर और नॉट, मैंने आपको फ्रिज भी दे दिया, मैंने आपको टीवी भी दे दिया, मैंने फर्निश दे दिया आपको। आर यू क्लियर, फुल्ली फर्निश्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में गवर्नमेंट दो बात करती है, यहां पर आना पीछे, कॉम्पोजिट रेंट होगा तो क्या होगा सर, कॉम्पोजिट रेंट में, कॉम्पोजिट रेंट मतलब रेंट अभी सिर्फ घर के लिए नहीं है, बिल्डिंग के लिए भी है और फैसिलिटीज के लिए भी है। साथ में आप बिल्डिंग के घर के साथ साथ एसी भी दे रहे हो, फ्रिज भी दे रहे हो, टीवी भी दे रहे हो, माइक्रोवेव ओवन भी दे रहे हो, वॉशिंग मशीन भी दे रहे हो, सोफा भी दे रहे हो, टेबल भी दे रहे हो, कुर्सी भी दे रहे हो, एसी भी दे रहे हो, सब दे रहे हो। तो अब इस केस में क्या होगा, कॉम्पोजिट रेंट किसको बोलते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस ऑफ डिफरेंट सर्विसेज लाइक लिफ्ट, एयर कंडीशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या करें, सब टैक्स लगेगा, टैक्स कुछ माफ नहीं होने वाला है। जो आप किराया ले रहे हो घर के लिए उस पर भी टैक्स लगने वाला है, और जो किराया आप ले रहे हो सोफे के लिए उस पर भी लगने वाला है, जो किराया आप एसी के लिए ले रहे हो उस पर भी लग रहा है, जो किराया आप वॉशिंग मशीन के लिए ले रहे हो उस पर भी, सब पे लगेगा। सवाल टैक्स लगने का नहीं है, सवाल ये है कि कौन से हेड ऑफ इनकम में लगेगा, कौन से
बोलो, हेड ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना इनकम टैक्स में, बताइए। उस हिसाब से आपको टैक्स में छूट मिलती है, बराबर। पहला हेड ऑफ इनकम हमारा खत्म होने वाला है अभी। तो कौन से हेड ऑफ इनकम में मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन क्या आपका लेट आउट सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब तुम्हारा अग्रीमेंट होगा ना तुम्हारा कुछ लैंडलॉर्ड के साथ, ठीक है, टेनेंट के साथ। उसमें लिखा होना चाहिए इतना रेंट बिल्डिंग के लिए, और इतना पैसा एसी के लिए, और इतना पैसा फर्नीचर के लिए, और इतना पैसा तुम्हारा सोफे के लिए, और इतना पैसा तुम्हारा वॉशिंग मशीन के लिए। सेपरेबल है, करेक्ट? आर यू क्लियर? अगर सेपरेबल है तो जो बिल्डिंग के लिए मिल रहा है, किसके लिए? वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट करो, जैसे हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं। आर यू क्लियर? जीएवी माइनस दिस माइनस दिस माइनस दैट। और जो बचे हुए असेट्स के लिए मिल रहा है, वो या तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्टकट पीजीबीपी बोलना आदत डाल दो, क्योंकि बहुत जगह पर हमको पूरा पूरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड है। तो जो आपको एसेट्स के लिए मिल रहा है, तो जो आपको मशीन के लिए मिल रहा है, एसी के लिए मिल रहा है, फ्रिज के लिए मिल रहा है, माइक्रोवेव, वो अगर आपका बिजनेस है, रोज टू रोज 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 लेट आउट करने का आपका धंधा है, जैसे आपका बिजनेस ही लेट आउट करना है, आपने पूरी बिल्डिंग बना दी, उसमें लोगों को लेट आउट करते हो, तो वो बिजनेस में चला जाएगा। और अगर बिजनेस आपका नहीं है, कभी एक आध केस है, एक आध प्रॉपर्टी वो आप लेट आउट करते हो, आपका बिजनेस ये नहीं है, तो वो कहां चला जाएगा बोलो जरा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपका टैक्स कंप्यूटेशन होगा, ठीक है। हेड ऑफ इनकम का कंप्यूटेशन अलग है। अभी हम लोग पहले हेड में, तो हम बाकी हेड के बारे में फिलहाल बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि मैं आपको घर दे रहा हूं, साथ साथ में फ्रिज भी दे रहा हूं, एसी भी दे रहा हूं, सोफा भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं, वो भी दे रहा हूं, और आप मुझे लाख रुपया पर मंथ दे दो, इनसेपरेबल है। कितना घर के लिए, कितना ऑफिस के लिए, कितना प्रॉपर्टी के लिए, कितना फैसिलिटीज के लिए, वो सेपरेबल नहीं है। तो फिर पूरा का पूरा रेंट, पूरा का पूरा रेंट कहां चला जाएगा बोलो बेटा जल्दी से? या तो पीजीबीपी या तो आईएफओएस। यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पॉसिबल बोलो ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए पता है? ये है जनरली होटल वालों के लिए। किसके लिए बोलो? होटल वाले क्या करते हैं आपको? होटल वाले जब आपको जाते हो होटल में रहने, तो क्या देते हैं? कमरा देते हैं, साथ में फैसिलिटीज भी देते हैं बेटा, बोलो। है ना, फैसिलिटीज भी दे देते हैं। और आप क्या अलग अलग पैसा देते हो सबका? हाँ, रूम होटल बता देगा ये रूम का रेट इतना है, 5,000 है, 4,000 है, 10,000 है, 12,000 है, जो भी है, करेक्ट। सब आ जाता है, कभी कभी खाना भी आ जाता है। यस, ब्रेकफास्ट भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, सब इंक्लूड हो जाता है। तो वो उनका बिजनेस है ना वो, करेक्ट। तो वो उनका बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। और अगर बिजनेस नहीं है, एक आध केस है, ठीक है, छोटा मोटा पेइंग गेस्ट खोल के बैठे हो अपने घर के नीचे, ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम बोलिए अदर सोर्स। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, रेंट और फैसिलिटीज का रेंट अलग होना चाहिए। आर यू क्लियर? ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डीम्ड ओनर वाला इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आज बताया आपको, यहाँ वहां ट्रांसफर कर रहे हो फ्री में सस्ते में, वो इंपॉर्टेंट था। कभी कभी ओनरशिप है ना, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स चार्ज करने के लिए ओनर होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ओनरशिप डिस्प्यूटेड होती है। डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब सर डिस्प्यूटेड हो सकती है ओनर। मैं ओनर हूं, मेरा भाई ओनर है, पता नहीं चल रहा है लाइफ में। यस, तो केस चल रहा है हमारा कोर्ट में। क्या चल रहा है? केस दोनों भाई के बीच में। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले किसके हाथ में टैक्स चार्ज करेंगे? तो डिपार्टमेंट बोलते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिसके हाथ में करना है करेंगे, चेक करो, ठीक है। तुम आपस में लड़ाई सुलझा के आपस में देख लेना क्या करना है, ठीक है। और एक आखिरी चीज है इस चैप्टर में, सुन लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आखिरी चीज जो बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बोर्ड पे देखो। मान लो यहां पर एक बिल्डर है। बिल्डर, बिल्डर क्या है? बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, ठीक है। बिल्डर क्या करता है सर? बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है वो। कौन सी बिल्डिंग बना रहा है सर? बिल्डिंग बेचने के लिए, ठीक है। उसका काम क्या है? कंस्ट्रक्शन करता है वो, प्लस फिर सेल करता है, लोगों को घर घर बेच देता है, ठीक है। अब मान लो उसने एक बिल्डिंग बना दिया, 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना दिया उसने। कोई बिल्डर का नाम ले लेते हैं, चलो डीएलएफ, ठीक है।
या बॉम्बे में एक फेमस बिल्डर है लोधा, दिल्ली में ज़्यादा फेमस डीएलएफ है, नॉर्थ में ज़्यादा फेमस डीएलएफ है, ठीक है। साउथ में जाओगे तो प्रेस्टीज करके एक है, वो ज़्यादा फेमस है। सब जगह अपने अपने अलग अलग है। 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग इसने बना दिया। अब इसको एक दुविधा आ गई, दुविधा ये आ गई कि इसके जो 50 फ्लोर्स है ना, वो तो सेल आउट हो गए, ठीक है बेटा, लेकिन जो 50 बचे हुए 50 फ्लोर है ना उसके, वो क्या है, वो अभी अनसोल्ड है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? बचे हुए 50 फ्लोर क्या है उसके, अनसोल्ड है, ठीक है। अब सरकार क्या बोलती है, सरकार का कानून इतना कठोर है, इतना हार्श है, ये बोलती है कोई भी 2 से ज्यादा खाली घरों को, कोई भी 2 से ज्यादा खाली घरों को एसओपी नहीं बोल सकता है, ठीक है। इसका मतलब अब ये बिल्डर की बैंड बजने वाली है। ये बिल्डर के 50 फ्लोर खाली पड़े हैं, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स, टोटल कितने फ्लैट्स, 200 फ्लैट्स एक्चुअल में खाली पड़े हैं, वो बिक नहीं रहे, वो बिकेगा तो अब भी बेच देगा, वो उसको पैसा चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में खाली पड़े घर। अब मुझे बताओ सरकार इसको क्या बोलेगी 200 फ्लैट को, डीम टू बी लेट आउट। सरकार वो सरकार के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं लेट आउट नहीं कर रहा हूं, खाली पड़े, डीम टू बी लेट आउट। कान बंद है हमारे, ठीक है, आग बंद है हमारी, डीम टू बी लेट आउट, 2 के ऊपर हम सुनते ही नहीं है, ओके। सारे बिल्डरों ने सरकार को जाके समझाया कि साहब ऐसे नहीं कर सकते हो आप, सबको एक ही छड़ी से नहीं नाप सकते हो तुम, सबको एक तरीके से नहीं देख सकते हो, हमारा बिजनेस का नेचर भी तो समझो। क्या हमने सही में लेट आउट किया है? आप हमारा बैंक अकाउंट चेक कर लो चाहिए तो, हमने कोई लेट आउट नहीं किया है। क्या हम चाहेंगे कि कभी हमारे घर नहीं बिके? हम क्यों चाहेंगे ऐसा? लेकिन हमने ज्यादा बना दिया गलती से, अब नहीं बिक रहे तो क्या करें? जब तक बिकते नहीं है तो क्या डीएलओपी बोल बोल के टैक्स देते रहेंगे पागल जैसा? अरे आर यू क्लियर और नॉट? तो सरकार ने इनके लिए रिलैक्सेशन लाया, ठीक है। इनके लिए बेटा ये रिलैक्सेशन किन के लिए लाया? बिल्डर के लिए जिनका घर क्या है, उनका स्टॉक इन ट्रेड है, बोल सकता हूं, घर ही उनका स्टॉक होता है ना, यस, इन्वेंट्री है उनका, यस इन्वेंट्री करेक्ट वर्ड है, ये उनका इन्वेंट्री है, ठीक है। जो एम्प्टी इन्वेंट्री है उसके लिए रिलैक्सेशन लाया। क्या रिलैक्सेशन लाया चेक करो, लास्ट वाला पॉइंट तो वैसे हो गया, 2 एसओपी हो सकते हो, छोड़ दो ये वाला। The annual value of the house property will be charged under income from house property where it is held by the assessee as what? Stock in trade of business also, ठीक है। बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड भी आपका हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी होता है, लेकिन तुम्हें रिलैक्सेशन है, जाओ। However, where the annual value of the house property is being held as stock in trade, it would be treated as nil, उसको नील लेंगे हम, ठीक है। क्या ले लेंगे उसकी वैल्यू, बोलिए, हाउस प्रॉपर्टी में नील ले लेंगे, बट कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए तुमको कुछ समय देंगे, आर यू क्लियर? फॉर अ पीरियड ऑफ from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority। तो 2 साल तक हम उसको क्या मानेंगे, बोलो बेटा, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम आपको 2 साल की मोहलत दे रहे हैं कि 2 साल में आप अपने प्रॉपर्टी को क्या कर दो बेटा, जल्दी से बिकवा दो, सेल करवा दो। लेकिन ये रिलैक्सेशन कब है, जब आप उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर रहे हो, बोलो। हो सकता है सही में लेट आउट कर रहा है कुछ कमाने के लिए, वो 50 फ्लोर जो अनसोल्ड है वो थोड़ा सही में लेट आउट कर रहा है, बोला थोड़ा कमा लेते कुछ। हाँ तो सही में लेट आउट कर रहे हो तो कमाओ ना भाई, तो फिर टैक्स भरो, करेक्ट। अगर एम्प्टी है तो 2 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, इट क्लियर? क्या ये बेनिफिट मेरे लिए है? हमारे लिए नहीं है भाई, हमारे लिए 2 के ऊपर डीएलओपी, ओके। बिल्डरों के लिए 2 के ऊपर 2 साल तक कुछ नहीं होगा, माफ है, ओके। अगर वो लोग खाली रखते हैं तो, अगर वो लोग भी लेट आउट करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, आर यू क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिमाग में रखना है प्लीज इसको, ओके। तो ये है आपका हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, पहला चैप्टर।
और इस चैप्टर में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो चैप्टर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 50 पेज में है वो हमने 5 पेज में कर लिया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में जो इसके बियॉन्ड पूछा जाएगा। अभी जो तुमने 16 क्वेश्चन किए हैं, जो भी पूछना है इंस्टीट्यूट को, उसी में से खिचड़ी बना के पूछेगी। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का मिक्स करके कुछ पूछ ली। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, सेम नंबर के साथ, सेम अमाउंट के साथ। ये एग्जाम है भाई, ये एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी नहीं आ सका। क्वेश्चन वही आएगा लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा, नंबर्स का चेंज कर देंगे वो लोग, ऊपर नीचे नाम बदल देंगे, 2 क्वेश्चन की खिचड़ी बना देंगे, लेकिन कोई नया कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। ठीक है, दैट्स इट। अभी आपको मीनवाइल इसको रिवाइज करना है। क्या करना है इसको बोलो? रिवाइज करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना। ठीक है, ठीक है बेटा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना और यूट्यूब चैनल में जाना और प्लेलिस्ट चेक करना इधर। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट में आपको देखो सीए इंटर का क्या मिल जाएगा, सारे बोलो रिविजन वीडियो, जिसमें पहला वीडियो है जिसमें आपके पहले 3-4 टॉपिक सब कवर हो गए पहले वीडियो में। मतलब अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा ना पिछले 2 हफ्ते में, ठीक है, वो सब 1 घंटा 9 मिनट में रिवाइज हो गया। आर यू क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये मई सितंबर 25 जैन 26 के हिसाब से है। ठीक है, ओके, मई 26 वालों के लिए, सितंबर 26 वालों के लिए और जैन 27 जिसके लिए ये बैच है, ओके, उनके लिए मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा सब कुछ, तब तक ये देखो, ये बोल रहा हूं। आर यू क्लियर? तुम लोगों के लिए अभी नहीं, लेकिन वो सब एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही होता है, ये भी एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही हुआ। तब तक अगर आपको देखना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि अभी तक कोई बहुत महान अमेंडमेंट्स तो आई नहीं है। आर यू क्लियर? हाँ, तो ये वाला भी आप देख के रिवाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बेहतर तो ये होगा कि खुद से पढ़ के रिवाइज करो, लेकिन अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम हाउस प्रॉपर्टी अगर आधे घंटे में रिवाइज हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है यार। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तब तक आप यहाँ से रिवाइज करो। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर रोकते हैं, मंडे से शुरू करेंगे हम लोग अपनी अगली हेड ऑफ इनकम, जो हमारे सबसे बड़ी हेड ऑफ इनकम में से एक है, दैट इज इनकम फ्रॉम व्हाट, सैलरी। ठीक है, तो मैं मंडे को ही करेंगे, वो भी आज इंट्रो दूंगा, फिर मंडे को वापस बोलना ही है मुझे, तो भूल ही जाओगे आप। बाय।